कितने बड़े फैन हैं सचिन जी के। सचिन सर के तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ। क्रिकेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम है और ऐसे गेम को खेलते हुए भी अपने आप को स्टेबल रखना, रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि अंपायरिंग में उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी भी नहीं थी, डीआरएस भी नहीं होता था। जो अंपायर ने बोल दिया वो फाइनल है। सर, हम बचपन में बहुत सारी बुलिंग को महसूस करते हैं, फेस करते हैं। लोग चिढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कभी कोई रंग की वजह से, कभी कोई किसी के बाल की वजह से या कोई हाइट की वजह से। हर बच्चा दूसरे का मजाक उड़ाता है और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं हो पाती, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा गिर। इन सब बुलिंग वाली चीज़ों को सचिन 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 सचिन, ये आवाज़ हम हमेशा स्टेडियम में सुनते थे और हमेशा खुश होते थे कि हमारे चहीते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। और यही माहौल हमारे स्टूडियो में हो गया है, जो कि पॉडकास्ट स्टूडियो में हम आज जिसका पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ऐसे इंसान हैं जो डिसिप्लिन की मूरत है। मेरा जो ये पॉडकास्ट है वो एक सिंपल मंत्रा पे है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। नमस्ते बलवीर जी। नमस्ते। थैंक यू, आपने हमारा ये पॉडकास्ट का आमंत्रण एक्सेप्ट किया और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों से आपने जो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं उनके जीवन को फॉलो किया, उनके जीवन को अपनी पर्सनालिटी में उतारा और उनकी ही जैसी विनम्रता हम टीवी में देखते हैं वैसी विनम्रता मैं आपके चेहरे पे भी पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात सचिन जी ही बैठे हुए हैं। सो थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कैसे आपने ये फैसला लिया कि आप सचिन जी की कॉपी करेंगे, सचिन जी को फॉलो करेंगे और आपके माँ बाप के बारे में, आपका बचपन कहाँ गुजरा, थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। जी 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 बस गांव में कबड्डी वगैरह खेलते थे 89 में जब सचिन आए थे। हाँ जी। तो कभी शहर में नहीं गए थे, DD1 में चलते थे मैच, वो हाँ, ज़्यादा देखते नहीं थे। ऐसे किसी ने बोल दिया कि आप सचिन जैसे दिखते हैं। हाँ। तो मैंने बोला वो कौन है? बोला बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान के साथ सेंचुरी बनाया। अच्छा। तो जब 89 में सचिन है, 90 में ऐसे मुझे किसी ने कहा हाँ। था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये चेहरा मुझे इंग्लैंड, कनाडा, हिंदुस्तान के हर स्टेट में घुमाएगा। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैंने उसको शहराना अंदाज में लिखा है कि 89 में आए सचिन, 90 में बड़ा नाम हुआ। उस समय मैं भी गांव में कबड्डी खेलता हुआ जवान हुआ। किसी ने कहा कि तू सचिन जैसे दिखता है। मैंने बोला भाई वो कौन फरिश्ता है? बोला पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल दिखाया, इंग्लैंड की धरती पर पहला शतक लगाया, DD1 पर जब हमने देखा तेरे जैसा नजर है आया। उनकी बातों पर ध्यान नहीं था, मुझको इतना ज्ञान नहीं था। दिन बीत गए, महीने बीत गया साल सारा। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ भी नाम जुड़ जाएगा हमारा। देखी दुनिया हमने और घूम लिया संसार। आपकी बात सही है। बहुत लोगों का प्यार मिला, पर सबके अपने अपने थे विचार। कोई बोले तू खुशकिस्मत है, कोई बोले तेरी पहचान क्या। मैं कहता था किसी के साथ नाम जुड़ना भी आसान क्या, एक अच्छे इंसान के साथ नाम जुड़ा और मुझे क्या चाहिए। आज जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं आइए सर, आइए सर, आइए सर। तो आप कितने बड़े फैन हैं सचिन जी के? सचिन सर के तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि जब से मैंने उनके मैच देखने शुरू किए थे, तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं उनका मैच देखता था और जब पीछे से गाना लग जाता तुझ में रब दिखता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐसे देख के भगवान देखो मेरे जैसा दिख रहा है, देखो गाना चल रहा है। मैं बहुत इमोशनल भी हूँ थोड़ा। तो वो फिर मैं ऐसा आंखों में आंसू आ जाते, मैं देखता था इतना बड़ा नाम है और भगवान ने मुझे सचिन जैसा चेहरा दे दिया। ऐसा सफल जब कैप्टन की बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम जरूर आता है। और कैप्टनसी में बहुत प्रेशर रहता है, साथ में बैटिंग भी करनी है, कैप्टनसी भी निभानी है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जब कोई सफल हो जाता है तो उनके आलोचक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो धोनी जी के लिए भी बहुत लोग बोलते थे, गौतम गंभीर जी, हरभजन जी, युवराज जी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलने लग गए। तो आप जब ऐसी बातें सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? मेरा रिएक्शन तो यही है कि धोनी बहुत अच्छे इंसान है। मैंने ऐसा नहीं है कि उनके साथ छूट नहीं गया। मैं जब सचिन जी के साथ डबल बॉडी कर रहा था तो मैं तब भी मिला। मैं उनको भी पता मैं शेरो शेरी करता हूँ। डायरेक्टर खुद मुझे पकड़ कर लेकर धोनी जी के पास। बोले कि बलबीर, धोनी जी को शेयर सुनाओ।
तो धोनी जी बोले सुनाइए। तो मैंने वो शेर सुनाया। मैं कहा सर ऐसा कौन है दुनिया में जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है, ऐसा कौन है दुनिया में जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता है, मैं उन चंद किस्मत वालों में से हूँ, खुद सचिन जिसको पहचानता है। बोले वाह वाह वाह। तब से वो मुझे, मैं धोनी का स्वभाव, उसकी स्माइल, बहुत अच्छे इंसान है। ऐसा नहीं, देखिए कहाँ क्या होता है, हमने उसमें क्या लेना, हमारे सामने जो हमने देखा है अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो क्रिकेटर सभी अच्छे हैं। अगर आप गौतम गंभीर की बात करते हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर सभी अच्छे थे, हरभजन सिंह अच्छे हैं, पर मेन चीज क्या है कि मैं सचिन जी का चेहरा हूँ। और जब वो सामने वाले को नजर आता है कि सचिन जैसे दिखते हैं तो बलबीर, तो वो प्यार देते हैं। तो जब प्यार देते हैं, मैं कैसे किसी को कहूँगा ये सही नहीं जो होता है, मुझे प्यार मिलता है ना। करेक्ट बात। Don't waste your time on Instagram. Yeah, very valid point. Don't take anyone's life so seriously. Take your life seriously. What you are doing, that is important. Apart from what others are doing, it's okay. What others are doing, you have to follow that. Then I would say do a job. Don't break anything. Don't break rules जो set हुए हैं. जॉब ही करो। Of course. Women as a female, what challenges you find that in this world which is male dominated society इतनी ज़्यादा है, there is so much discrimination happening. कहीं भी if you speak to your friends also you will find that a lot of income disparity is there between men and women. Most important is that how you feel about a woman, that what is their potential. You try, one starts judging. मुझे ऐसा लगता है कि people don't take that chance कि ना हमें ये चीज़ लीड करनी है। Actually, you are also leading your life, right? Right. So you don't know at what direction you are going. तो I think कि leadership होना ज़रूरी है इंसान। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ही क्यों? So the inspiration was simple. When I was a kid, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ था कि I have to do something on my own. Like बचपन से सेल्फ इंडिपेंडेंट रही हूँ मैं, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ लगती थी कि नहीं मुझे कुछ करना है। और बचपन में एक सपना देखा था बस कि ना अपने नाम के साथ मुझे फाउंडर CEO देखना है। That's it. मुझे ऐसा था कि एक बिल्डिंग हो, अपना ऑफिस हो, वहाँ नेम के साथ बस ये लिखा हो। तो वहाँ पर मतलब that is the only I can say the inspiration which kept me going. Like even मुझे 5 साल हो गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, 2 इंडस्ट्रीज में आई एम वर्किंग। तो वहाँ दोनों में ही मेरा इंस्पिरेशन यही है कि अच्छा लगता है मुझे कि व्हेन समबडी सेज कि ओके शी इज द CEO और शी इज द फाउंडर ऑफ अनस्टॉपेबल इंडिया एंड शी इज द फाउंडर ऑफ निदा कॉस्मेटिक्स, तो दैट इज द ओनली इंस्पिरेशन फॉर मी। आई एम नॉट टेकिंग एनी इंस्पिरेशन कहीं बाहर से कि मुझे किसी से इंस्पिरेशन मिल रहा हो, नहीं। इट्स ओनली लाइक इफ आई से माई सेल्फ आई एम सेल्फ मेड एंड सेल्फ वैसा, तो इट्स द सेम कि इंस्पिरेशन भी सेल्फ ही है। Other than being called as a CEO, क्या चीज़ थी जो इंस्पायर करी कि मैं इसमें जाऊंगी, इस फील्ड में जाऊंगी, मुझे कुछ अपने लिए करना है? तो बेसिकली वही था कि आई एम मतलब स्टार्टिंग से आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग माई वर्क। वहाँ से मतलब ऐसा था कि चीज़ें मैंने सीखी, लर्न करी एवरी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एवरी स्टेज पे आप कुछ सीखते हो, ठीक है। तो देन आफ्टर माई स्कूल I did internship. उसके बाद there was a publication जहाँ पे we were working. And then वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत experience लिया, सीखा। मतलब ज़्यादा experience भी नहीं था मुझे even. But मुझे ये था कि नहीं, अगर मुझे पता मतलब न्यूज़ वगैरह में मेरे को समझ आया कि okay there is a scope, तो I can tackle this. Right. तो आप इतने टाइम से दिल्ली रह रहे हैं, तो आज की तारीख में दिल्ली में मेजर प्रॉब्लम्स आप क्या देखते हैं? डेवलपमेंट और उसके तरफ से बात करें तो आई थिंक दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गड़बड़ा गया। तभी आप देखते हैं कि पानी जो इतना भर जाता है, आई फील हमारे सीवर सिस्टम बहुत ख़राब हो चुके हैं दिल्ली के। दैट दोज नीड टू बी फिक्स। दिल्ली में मुझे एक प्रॉब्लम जो लगती है, पर्पस ऑफ लाइफ की बात करें कि बहुत लोग बहुत समय तक ये जान नहीं पाते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। बीइंग अ वुमेन सब कुछ बैलेंस करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन को जो इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वुमेन की नहीं है, प्रॉब्लम मेन की है।
विमेन को तो झेलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम विमेन की कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे कि विमेन लेस एजुकेटेड हैं, आप कहेंगे कि विमेन लेस इंटेलिजेंट है, आप क्या कहेंगे कि विमेन लेस फिजिकली स्ट्रांग, ये सब चीज़ें गलत हो चुकी हैं। लाइक मुझे ये स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी को क्यों बचाना है? आप इससे अच्छा स्लोगन बनाइए, बेटों को समझाओ। आपका योगदान जो इतने समय से रहा है पॉलिटिक्स को लेके, जो आपने समाज काम किए हैं, आपका बेसिकली इंटेंशन इस लाइन में आने का कैसे क्या रहा? पॉलिटिक्स में मेरे आने का मकसद ये था कि हम अक्सर बाहर से लोग चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं एंड हम सबके पास एक ओपिनियन होता है कि ये गलत है और ये सही है। और मुझे लगा कि ये एक मौका है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो हमारी सोच है, हम सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज़ ना करते हुए एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम करें। उससे एक तो चीज़ें असली में कैसी होती हैं उनको समझने का भी मौका मिलेगा और एक्चुअली कुछ एक डिफरेंस करने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ हम बाहर से एक ओपिनियंस ना देते रहें। So actually what I've realized while doing some research, so पता ये चला कि you are cat grandmother and Swiftie is like there is something which I did not understand, I would wish to understand, and you have worked with NDTV also. Yeah. And even you have been in the journey of filmmaking wherein you were the assistant director with Simi Garewal while working. So आप थोड़ा बताएं कि क्योंकि ये बहुत ही comprehensive वर्क प्रोफाइल है। It's not a work profile frankly. ये आप एक पोस्ट की बात कर रहे हैं जो मैंने recently share करी थी and it was basically just a fun post that a lot of things that people don't know about me, and it is not a comprehensive take on my journey or my work at all. Actually it seems कि आपका बहुत ही वैरायटी है काम को लेके और आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे पहलू हैं। उस हिसाब से ही मैं पूछा था कि क्या आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ? If somebody asks you who is Yasmin, तो ये तो बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर तो आई थिंक दुनिया में सब लोग ढूंढ रहे हैं कि हु दे आर, एंड आई थिंक मैं भी ढूंढ रही हूँ who I am. So till now whatever you have figured out, अगर आप बताना चाहें कि I think see life is a journey and जब तक आप हैं इसमें, जब तक आप खुशकिस्मत हैं कि आप ये आप जिंदा हैं, आप जी रहे हैं, सो यू फ्रॉम योर पार्ट कैन ओनली बी ऑन दिस जर्नी। जब फुल स्टॉप लग जाएगा तो लग जाएगा, बट अपनी तरफ से तो आप बस काम ही कर्म, जो कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है और मेरे जो इंटरेस्ट्स जो आपने बोले, मुझे उनमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन लगता नहीं है। बाहर से लोगों को देखने में लगता है कि ये बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें कॉमन फैक्टर तो मैं हूँ। तो मैं तो सेम ही हूँ, चाहे मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ या मैं पॉलिटिक्स में कुछ कर रही हूँ या मैं कल्चर में कुछ कर रही हूँ। आई एम द सेम पर्सन। प्रियंका माहेश्वरी, जिनका बहुत बड़ा अकेडमी है जयपुर में, इट इज़ कॉल्ड कलर बॉक्स आर्ट अकेडमी। इनकी जो ब्रांचेज हैं वो बापू नगर में है, बनी पार्क और वैशाली नगर में। इसके अलावा वो डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं, आर्किटेक्चर में हेल्प करते हैं एंड फैशन में। ज़्यादातर अपन देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हुआ या कॉर्पोरेट जॉब हुआ तो एक टाइम के बाद बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है वो काम करते करते। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर अपन किसी क्रिएटिव फील्ड में रहते हैं तो वो मोनोटोनस वाली फीलिंग आती नहीं आती है? यही तो ब्यूटी है हमारे काम की कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। एआई के आने से काफ़ी सारी जॉब्स जो रन ऑफ द मिल थी, जिसमें एक रिपीटेड एक्शन था, वो एआई ले लेगा। लेकिन क्रिएटिविटी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, उसमें एआई असिस्ट करेगा हमारे जो फ्यूचर डिज़ाइनर्स होंगे, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आगे चल के बनेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में इनफैक्ट ये प्रोफेशन और ये जो वो पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये और ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो शुरुआत हम पॉडकास्ट की करते हैं आपके जर्नी से कि हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी एंड व्हाट लेड यू टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। So it all began with my 2 children, and I was going to school with them, and I was a art teacher in the school that they were studying. And slowly my department, because that is something I loved from a very early, from my childhood. तो start तो उसी तरह से हुआ था, बच्चों के साथ स्कूल जाना और
एक आर्ट टीचर का रोल प्ले करना। बट वो जर्नी काफ़ी लंबी चली और उस दौरान मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया फॉर फर्दर स्टडीज़ कि वो अपना इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं, फॉर स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस एंड फॉर इंडिया में NID, निफ्ट, नाटा की जो तैयारी है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे, एज गुड एज ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 आने लगी, एंड दैट्स वेयर द होल जर्नी बिगैन ऑफ गाइडिंग द चिल्ड्रन। तो आपने बताया था कि आप कोर्सेज भी कराते हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, लाइक इफ़ समबडी वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो उनके जो कोर्स होते हैं वो एक तो आपने बताया था कि BA आर्क नाम से है और एक इसको हम नाटा। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, अदर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर क्रिएटिविटी और डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए 2 नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, B आर्क और नाटा, जिसकी हम कोचिंग कराते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें हम NID दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, एंड देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो अदर देन दीज। So we are preparing them for the entrance test, not only entrance test but as a human being। आपको जब कॉलेज जाते हैं तो किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, उससे हम इक्विप करके उनको भेजते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आप बताइए, कोई यूनिक सी चीज़ जो आपने डिस्कवर करी वाइल वर्किंग विद ऑल दीज किड्स, ऐसा कोई चीज़ जो उनके खुद के पेरेंट्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी आर नॉट ऑलवेज राइट। हम चाहे उम्र में उनसे बड़े हैं और तजुर्बे में उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम हमेशा सही नहीं होते हैं। तो उनको हमेशा वो एक चांस देना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट गो में उनको जज नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे के साथ कह रही हूँ, एंड ये मैंने बच्चों से सीखा है। इसी के साथ एजुकेशन की बात अगर हम करें कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो सामने किसी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कोई स्ट्रेंथ आ जाए, लेकिन आप अपने एजुकेशन से, अपने स्किल से उस चीज़ का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें ये पॉडकास्ट की शुरुआत छत्रपति शिवाजी की इस नोट पे करना है और हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए स्वप्निल जी से बात शुरू करते हैं। इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए? शुरुआत आप ऐसा तो नहीं था कि आप कुछ और की शुरुआत करना चाहते थे और ये जीवन में इंसिडेंटली आ गया, और आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड उसके बारे में हमारे ऑडियंस से जिक्र करें। बिल्कुल विशाल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी। पता नहीं मैं सारी तारीफ़ के काबिल हूँ भी कि नहीं। ज़रूर, आप डिजर्व करते हैं जी। मेरे सफ़र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पिताजी राजशेखर, जो मराठी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, बहुत संजीदा एक्टर थे, स्टार थे, और 1959 से लेके 2005 तक उनका फिल्मी सफ़र रहा पर्दे पर। जैसे हिंदी फिल्मों में प्राण साहब थे, तो मेरे पिताजी को मराठी का प्राण कहा जाता था। अच्छा। ज़्यादातर उन्होंने विलन के रोल किए। तो और बहुत पैशनेट एक्टर थे वो। उनकी स्कूली पढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जिस गांव देहात से आए थे वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली अलग थी, लेकिन क्योंकि उनको एक्टर बनना था तो उन्होंने हर तरह की बोली सीख ली। वो उर्दू बोल लेते थे, हिंदी अच्छी बोल लेते थे, अंग्रेज़ी सीख गए, और मराठी, जिसे हमारे मराठी में सो कॉल्ड शुद्ध मराठी कहते हैं, वो भी उन्होंने सीख ली। तो बहुत पैशनेट, बहुत मेहनत करके उन्होंने सेल्फ मेड आर्टिस्ट थे वो। तो वो एक लीगेसी रही है हमारे घर में। तो हालांकि मैं उनका करियर जब पीक पे था तब मेरा जन्म हुआ। तो मैं उनका स्ट्रगल देख नहीं पाया। तो मैं सब मिड 70s की मेरी पैदाइश है, तो तब तक वो ऑलरेडी स्टार बन चुके थे। होता क्या है कि अब तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान इतने समय से काम कर रहे हैं, क्या काम है, वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी नहीं जी। लेकिन उन्होंने वो स्ट्रगल भी देखा, डाउनफॉल भी देखा, फेम भी देखा। तो आपके पिताजी से आपने ऐसी कोई 2-3 चीज़ें सीखी हो, या अभी भी आपको ध्यान हो, याद हो, कि जो एक इंग्रेन्ड क्वालिटी होती है टू बी अ वाइज पर्सन? जी, बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरी नज़रों में उनसे ज़्यादा पैशनेट एक्टर मैंने देखा नहीं है। कि मैं समझता हूँ ना कि जो अर्ज मुझ में नहीं है, मैं अपने आप में जो मिस करता हूँ वो उनमें था।
बहुत पैशनेट थे एक्टिंग को लेके, अपने फील्ड को लेके, कला के क्षेत्र को लेके बहुत ज्यादा वो पैशनेट थे। बहुत प्यार करते थे अपने सारे कुलीग से, अपने टेक्नीशियन से, इस इंडस्ट्री से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। तो ये मतलब श्रद्धा से काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो जब भी स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो स्टूडियो में एंटर करने से पहले वहां की मिट्टी लेंगे, अपने माथे पे लगाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। या फिर पंक्चुअल होना, उनकी वजह से कभी भी 1 मिनट के लिए भी शूटिंग में देरी नहीं हुई। वो सेम टाइम नाटक भी करते थे, प्रोफेशनल नाटक, और सिनेमा भी करते थे, 2-2 3-3 शिफ्ट, जो बाद में हिंदी के आर्टिस्ट ने शुरू की। ये स्टार्ट मेरे फादर के जनरेशन के लोगों ने मराठी में किया था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम एग्जांपल सुनते हैं गोविंदा जी की, अमिताभ जी की, जो इतने पंक्चुअल रहे हैं, लगातार पिक्चरें करते थे वो जी। तो उदाहरण के तौर पे ये मेरे फादर किया करते थे मराठी में। मेरे फादर और उनके जो कुलीग्स थे, बहुत बड़े नाम थे, सूर्यकांत मराठी का बहुत बड़ा नाम, अरुण सरनाइक उस जमाने में, जयश्री गढ़कर, ये लोग एक टाइम पे 2-2 3-3 फिल्में कर रहे थे। तो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में ये लोग काम करते थे। तो वो करके रात को ड्रामा का शो करके वो सुबह राइट टाइम पहुंच जाते थे। अच्छा। तो मतलब उनके जीने का मकसद ये कला क्षेत्र था और कुछ नहीं था। समझ रहे हो आप? तो मैं उतना अपने आप को पैशनेट नहीं मानता जितने वो थे। तो मैंने वो उनसे सीखा कि अगर कोई चीज आपको हासिल करनी है तो उसको शिद्दत से चाहो पहले। राइट। उसका मराठी में उसको ध्यास बोलते हैं, किसी चीज का ध्यास लेना, वो उनसे मैंने सीखा। Social media is not a problem. The kind of content we are watching is a problem. Social media पे, I'll tell you, because of Zoom, social media in last 5 years after COVID, इतना सारा material available है आपके लिए, इतनी सारी trainings across the world. Like I've sat here, मैंने international trainings attend करी हैं. That was only possible because of social media. Because I got to know about something and then I registered and I did it. So social media is not a problem. Like for example, a lot of people, I'm not confident यार, मैं जाता हूँ stage पे, I feel fear and all of that. And when we investigate, we realize that कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे उनको चीज़ें कहीं गई, या स्टेज पे थे, उन्होंने कुछ गलती कर दी तो माँ बाप ने बोला कुछ। So अब क्या है, माइंड में एक सर्किट बन गया है, एवरी टाइम कुछ भी स्टेज रिलेटेड या लोगों के सामने कुछ कहना होता है, all those neurons get activated and that unconsciously they bring in those experiences in the body. कि जब बचपन में डांटा गया था तो मेरे हाथ स्वेट हो गए थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, एंशियस हो रहा था मैं, अभी कॉन्शियसली नहीं पता। बॉडी रिमेंबर्स। सो there's a book called Body Keeps the Score by Dr. Ben Wesselkock, कि बॉडी याद रख, नेगेटिव, ब्रेन का काम ही नेगेटिव सोचना है। ब्रेन इज प्राइम्ड फॉर सर्वाइवल, फिजियोलॉजी वर्क्स लाइक दैट। सो आपका ब्रेन नेगेटिव ही सोचता है, बिकॉज दैट इज हाउ कॉन्स्टेंटली आई एम स्कैनिंग द एनवायरमेंट फॉर थ्रेट, because if I'm scanning, my survival is ensured. How you started your journey? इस क्षेत्र में आने की शुरुआत कहाँ से हुई? What inspired you to get into acting first of all? So acting actually मैं बचपन से ही थोड़ी ड्रामेबाज रही हूँ। स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया है, स्टेज शोज में परफॉर्मेंसेस की हैं, गाना भी गाया है, डांस भी किया है, प्लेस भी किए हैं। आई थिंक शुरुआत वहाँ से थी हमेशा से। और एक स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ, जिसमें जब मैं 8 साल की थी तो कॉफ़ी विद करण आया था नया उस टाइम पे। सो उस टाइम पे बिकॉज आप देखते हो ना, आपके सामने जैसे काउच है, सेलिब्रिटी बैठा हुआ है एंड द होस्ट इज आस्किंग क्वेश्चन, सो आई कुड इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग ऑन द अदर साइड, जो कि आज हो रहा है एक्चुअली, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गेट टू डू दिस मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मैं धक्का मारती थी अपने सोफे को और वो शीशे के सामने ले जाती थी और एक्चुअली बैठती थी जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। So, वो ड्रामा करते करते आज इतना रियल बन गया है। सो एज एन एक्टर आई थिंक मेरे को बचपन से ही शौक था और मैं चाहती थी इस फील्ड में कुछ करना। लाइफ के अपने अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एज एन एक्टर मैं अपना काम कर पा रही हूँ और बहुत मन से कर पा रही हूँ, ऑनेस्टी के साथ कर पा रही हूँ। और यस, तो जर्नी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। पहले आई गॉट इनटू ENY अर्न्स्ट एंड यंग में मैंने कुछ समय काम किया, फिर वहाँ से लेक्चररशिप की। आई वाज टीचिंग इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एज अ टीचर फॉर सम टाइम। देन वहाँ से फाइनली आई ट्रांजिशनड इनटू बीइंग एन एक्टर। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड दैट आई एम वर्किंग एज एन एक्टर, वर्कड इन TV, films, OTT, ad films, theaters, name it, and I'm there. Yes. So that has been my journey with acting.
सो कहीं ना कहीं शुरुआत जो एक्टिंग की रही ना वो थी अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, क्योंकि I was going through a lot while I was growing up, lost my dad at 17 and a lot happened, and then somehow acting became a medium for me to express myself. Okay. So that becomes another medium for me. That's how I started. And eventually I grew with acting actually. So acting और मैं एक साथ बड़े हुए हैं in a way, I would say, जहाँ पे मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। ये ठहराव मुझे कैसे मिले? सो वो ठहराव कैसे आता है? वो आता है जितना आप खुद पे काम करते हो। ऐसे कोई टिप्स बताएं जो कि इट इज़ फॉर गर्ल्स, पीरियड्स के दौरान वो आसन्स करें तो उनको मदद मिले। पीरियड्स में आपको पेल्विक फ्लोर की सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इवन हैवी फ्लो भी है तो आप जेंटल पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं। लाइक यू कैन गो फॉर कपोत आसन, यू कैन डू बटरफ्लाई, यू नो, लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड योर लेग शुड बी ऑन द वॉल, हिप्स एंड लेग्स टचिंग द वॉल, यू नो, 90 डिग्री के एंगल पे, जस्ट स्टे देयर। ब्रह्मास्त्र की बात करें कि योगा में इतने सारे आसन होते हैं, सब आसन सब कर भी नहीं पाते, कोई एक ब्रह्मास्त्र वाला आसन अगर आप बताना चाहो? फॉर मी दैट विल ऑलवेज बी शीर्षासन। ओके, सो अगर वो चीज़ रेगुलरली की जाए तो यू कैन रिमेन फिट। यू कैन रिमेन फिट, यू कैन ग्लो अ लॉट बिकॉज आपका पूरा ब्लड टुवर्ड्स द हेड होता है उस समय। यू कैन गेट, यू नो, द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स। सूर्य नमस्कार, कुछ सिटिंग पॉस्चर्स हैं, नौकासन है, पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन इज फॉर द बेंडिंग ऑफ द स्पाइन एंड यू नो, नौकासन इज फॉर योर कोर। तो कोर स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, बिकॉज यू नो यू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड यू डोंट, यू नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आफ्टर दैट। हाउ योगा हैपेंड इन योर लाइफ? फिटनेस को लेके मैं अवेयर थी व्हेन आई वाज इन 7th grade, तब से आई वाज इनटू जिम्नास्टिक्स एट दैट टाइम। तो उसके बाद फिर 9-10 तक आते आते वो जो टीन एज में जो अपने लुक्स को लेके हम कॉन्शियस बहुत हो जाते हैं, है ना। फिर वहाँ से सबसे पहला चीज़ जो मैंने सीखा था पोस्चर करेक्शन। ओके, योर स्पाइन शुड ऑलवेज बी इरेक्ट एंड स्ट्रेट व्हेन यू आर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर एक्सरसाइज वॉज अ डेली रिजीम। मेरा एक रूटीन था, एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग, स्लीपिंग, पार्टिंग, एवरीथिंग, राइट। एंड देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड किड्स। आई हैव अ डॉटर एंड अ सन। आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड आई वॉज नॉट एबल टू do that much of a regular practice. I had never done yoga till that point. Acha. So yeah, I was, and I have been into dancing a lot. I was a Kathak student. So for me, I looked at yoga as art. The postures, I knew thoda bahut uske pehle. So it was, for me, it was a form of art only. तो एंड जब मैं प्रैक्टिस कर नहीं पा रही थी रेगुलर बेसिस पे, तो एक वो टाइम आता आपकी लाइफ में व्हेन यू स्टार्ट, यू नो, फॉर सर्चिंग योर ओन आइडेंटिटी कि व्हाट आई एम इवन डूइंग इन माय लाइफ, विद माय लाइफ, जस्ट हाउस होल्ड चोर्स एंड रेजिंग माय चिल्ड्रन, कि अपने लिए मैं क्या कर रही हूँ। देन आई जस्ट डिसाइडेड वन डे दैट I should just start learning yoga. So it was the first step and everything started falling into place. So yoga, when it became my passion, I didn't even come to know. And my teachers, they pushed me so hard that you're doing so well, you're doing so well. Just take it up as your career. ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है इंडियन सोसाइटी में कि वो अपने ड्रीम्स को बच्चे पूरा नहीं कर पाते या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते? ड्रीम्स को एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हाउ मच योर फैमिली अंडरस्टैंड्स यू, और वो कितना रिस्क आपको लेने देते हैं, और हाउ मच यू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ कि नहीं ये मुझे करना ही है ना। आपकी एबिलिटी में वो बिलीव जब वो करते हैं, वो जो फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फ्रेंड्स विल सपोर्ट, वो एक आउटर हो जाता है ना सपोर्ट है, बट जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। तो इसमें आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर एक ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट सिस्टम बन चुका है कि फादर को इस तरह बिहेव करना है, फादर को एक डिसिप्लिन वाला एक माहौल लाना है, और
क्योंकि उस नेचर को कंटिन्यू करना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के रियल फीलिंग्स हैं वो बहुत बार डिस्कस नहीं हो पाती। तो आपको लगता है कि मिलेनियल्स की जो जनरेशन थी और अब जो जेन ज़ी आ गए हैं, जेन अल्फा आ गए हैं, इस जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच में बदलाव आया है इन बातों को लेके? जैसे हम ही हैं पेरेंट्स जेन ज़ी के, तो हाँ, जैसे हमारे घर में जो माहौल है, अपने ही घर से मैं शुरुआत करूँगी। मेरे बच्चे तो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं मेरे साथ, सबके बच्चे नहीं होते, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी दे टॉक अ लॉट कि वो तो ये सब चीज़ें बता भी नहीं सकते। वो माई चिल्ड्रन कैन कम and tell me anything because they know that they are not being judged. Right. I am not judging them for who they are. जब आप जज नहीं करते तो कोई भी इंसान आके आपके सामने किसी भी तरह की बात कर सकता है। आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। द मेन प्रॉब्लम इज वी वांट टू रिएक्ट इमीडिएटली। आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। कोई अगर तारीफ़ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता तो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो ज़माने में हम जी रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि हम बुक्स को छोड़ के फ़ोन के जीवन में तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा हर्जाना बच्चों को उठाना पड़ रहा है। हमारी पीढ़ी के जो माता पिता थे उस समय पता नहीं क्यों गले लगा के बहुत प्यार नहीं करते थे। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बाबू, कभी नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे। हमारी खुशियों में बेइंतहा खुश होते थे। मेरा कोई सीरियल टेलीकास्ट होता था तो पिताजी ना खुद नहीं देखते थे, पूरे मोहल्ले पूरी कॉलोनी को बता के आते थे। हमारे उसमें शास्त्रों में भी माता पिता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। मतलब माँ का दर्जा तो भगवान से ऊपर मानते हैं और पिता को भी उसी स्थान में रखा जाए। तो ऐसा कुछ आपने महसूस किया जो आपको अपने समय में अपनी परवरिश में नहीं मिला, जो आप अपने जब आप पिता बने तो आपने उसमें आपने तब्दील लाई, आप चेंज लाए कि जो चीज़ें मुझे एज अ बच्चा नहीं मिला लेकिन मैं एज अ पिता वो बदलाव ज़रूर लाऊंगा। तो ये इस बारे में भी सोचते थे क्या आप? कोई किसी की कॉपी नहीं होता। तो यकीनन जैसे मेरे पिता थे मैं वैसा पिता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे पिता जिस स्तर तक, एक बड़ी खूबसूरत बात है आनंद बख्शी जी ने कही थी एक बार, मैं इंटरव्यू करा था उनके बेटे का, कि जब हम पैदा हुए उसी दिन हमारे घर में एक पिता भी पैदा हुआ। उससे पहले वो पिता नहीं थे। करेक्ट। उससे पहले जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए मैं पिता के तौर पे उस दिन पैदा हुआ। तो हम अपने बच्चों के साथ पिता होना सीखते हैं। ठीक है, सही है। हमारे फादर साहब जो उन्होंने किया उसमें अगर हमको कोई चीज ऐसी लगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे भी तो डील हो सकती थी, या ये वाली चीज पिताजी नहीं करते तो बेहतर था, तो मुझे लगता है कि हमने उतना थोड़ा बहुत किया। जैसे पता नहीं क्यों हमारी पीढ़ी के जो माता पिता थे उस समय पता नहीं क्यों गले लगा के बहुत प्यार नहीं करते थे। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बाबू, कभी नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे। हमारी खुशियों में बेइंतहा खुश होते थे। मेरा कोई सीरियल टेलीकास्ट होता था तो पिताजी ना खुद नहीं देखते थे, पूरे मोहल्ले पूरी कॉलोनी को बता के आते थे और ऐसे बताते कि रवि का शो आ रहा है डीडी पे, देख लीजिए, लगा लीजिए। फिर बोलते, फिर ऐसा शो करते, कोई बड़ी बात थोड़ा ही, मतलब घर में ऐसा शो करे कोई बड़ी बात थोड़ा ही। तो मुझे लगता है जब मैं मेरे बच्चों के साथ, मुझे लगता है प्यार क्यों नहीं करते थे, मतलब गले से लगा के चिपका के प्यार क्यों नहीं करते थे। मैं शायद अपने बच्चों को ऐसा करता हूँ। कभी कभी किसी बात पे नाराज होते थे तो कई दिन तक नाराज रहते थे, कई दिन तक, पर मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पिता हैं और पिता से बड़े तो हम कभी नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो उस समय किया होगा वो हमसे बेहतर समझते थे। दूसरी बात, एक चीज और है, हमें इस बात की छूट देनी चाहिए कि हमारे माता पिता भी इंसान होते हैं। उनमें भी कुछ तो खामियां, हमारे पिता हैं पर इंसान भी तो हैं। तो हमें ये तय करना होता है कि हम अपने माता पिता की कमियों पे ध्यान दें, या जो उन्होंने हमारे लिए किया और जो उनके व्यक्तित्व में कुछ कमाल था हम उस पर ध्यान दें। हमें हर समय समाज के बीच में रहना है और उन चीज़ों का सामना करना है जो समाज हम पे डालते हैं। तो आपको कभी फीलिंग आई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना आपके पिताजी के टाइम, ना आपके टाइम, और ना आपके बच्चों के टाइम? तो ऐसा कभी आप इस बारे में सोचते हैं? एक संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको कोई चीज़ कचोटती ना हो। कई चीज़ें हैं, जैसे मैं क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ और जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं उसको पलट के कुछ देना
या पलट के उसको नमस्कार करना आपका फर्ज बनता है। तो मैंने जो गांव में देखा वो शहरों में भी है। मुझे हमेशा लगता है कि हमने मतलब पुरुष ने ये कहा है कि हम बराबर हैं, पुरुष और महिला, बट हमने बराबर का सम्मान उसको दिया नहीं है। मैंने गांव में जो स्थिति देखी वो आज भी है। हम कितना ही कहें कि हम नए भारत में हैं, भारत बदल गया है, सम्मान देना इसको बोलते हैं कि क्या हमने उसको जिंदगी जीने की छूट दी है, क्या हमने उसको वैसे, जैसे मेरा मन है कि मैं अभी आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मेरा यहाँ से अगर प्लान बनता है तो मैं अभी पूना भी जा सकता हूँ, मुझे निर्णय लेना है। तो हमने बराबरी का दर्जा अपनी महिलाओं को नहीं दिया है, और मुझे लगता है कि उनको ये होना चाहिए। उनका वो सम्मान मुझे कभी कभी मिसिंग लगता है। जो घटनाएं उस समय गाँव में देखी वो उस समय तो हम नहीं समझते थे, बट आज मुझे लगता है कि अगर हम किसी महिला को एकदम बिल्कुल सामान की तरह रखते हैं तो वो क्या महसूस करती होगी। और दूसरा जो मुझे विशाल जी बहुत ज़्यादा कचूटती है, अब बड़े होने के बाद भी हम इतनी नफरत से भरे हुए क्यों हैं। मैं ये क्यों मानता हूँ, जो सोच के दायरे हैं ना, हम उसके कैदी क्यों हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। अगर मैं ग्रीन कोट पहन के बैठा हूं तो आप इसका सम्मान करें, आप टी शर्ट पहन के बैठे हैं तो मैं इसका सम्मान करूं। हम तब तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो जाना चाहते जब तक मैं बिल्कुल आपको मेरे जैसा ना बना लूं या मैं आपको खत्म ना कर दूं। ये जो नफरत है ना, ये सदियों से रही है, ऐसा नहीं कि आज है, और ये रहेगी। पर इससे संवेदनशील व्यक्ति को हमेशा लगता है कि हम किस दौड़ में हैं। करेक्ट। हम आज भी क्या करते हैं, हम कितने नामों पे नफरत करते हैं भाई। हम प्रदेश के नाम पे नफरत करते हैं, हम जाति के नाम पे नफरत करते हैं, हम धर्म के नाम पे नफरत करते हैं। अगर ये भी सब खत्म कर देंगे तो हम एरिया के नाम पे नफरत करेंगे कि आप मलाड वाले में कांदीवली वाला, उसको खत्म कर देंगे तो मोहल्ले के नाम पे करेंगे। और ये करते करते वहां तक आता है कि हम अपने आप से भी अलगाव रखते हैं कि वो जो 5 साल पहले वाला रवि यादव था वो मुझे नहीं पसंद है। हमें आदत है लड़ने की, कबीले बनाने की, और हम अपनी खुशी से ज्यादा इस बात से परेशान है कि ये जीवित क्यों है। मुझे इस नफरत से लगता है कि खत्म होनी चाहिए। भाई कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी फेम आ जाए, अपनी औकात को मत भूलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को नम के चलो, झुका के चलो। सर झुकाओगे ना तो इसका मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं खराब, सर झुकाने से तुम्हें इज्जत मिलती है। ये लोग नहीं समझते। मुझे मेरी मम्मी से आया कि भी हम मिल के इतना भी कुछ भी हो जाए। आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत पैसे दिए मेरी मम्मी को, लेकिन आप जब उनसे मिलोगे ना, कोई एक एटीट्यूड नहीं है उनमें कि भाई मैं इधर से आई हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सोना नहीं हूँ। और ये मेरी माँ से सिखाया है चीज़ें, और मैं कंटिन्यू करूँ। कॉल सेंटर्स में काम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। अगर आप कुछ चीज़ों में अगर लगता है ना आप कर सकते, डेफिनेटली ट्राई करो। एस ऑफ फेलियर ये ऊपर वाले के हाथ में, अपना बेस्ट तो दे दो उसमें। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा सर। ये आपका माइंडसेट है जो आपको बोल देगा कि नहीं हो सकता। अगर आप बोले मैं ट्राई तो करूँ, और ट्राई करने के बाद अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो यू शुड डू इट। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने हर मुश्किल को बखूबी चुनौती के तौर पे लेके आगे बढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फिजिकली हमें हार्म करती है, लेकिन वो दर्द को सहने के बाद भी मेंटली और फिजिकली फिर भी आप अपने जीवन में दृढ़ हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है, और आपकी जीवन की शुरुआत यहाँ से दुबई तक कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो मरियम आपने नाम बताया, वो मेरी आंटी नहीं है, वो मेरी माँ है, एंड शी इज़ माई मम्मी। एंड खुदा के बाद अगर कोई है तो वो है, यू नो, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी भी हैं, मेरे साथ हैं, मतलब, एंड उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आगे बढ़ाऊँ। तो वो मेरी आंटी नहीं है, वो उन्होंने मुझे डेफिनेटली पाला है, बट वो मेरी माँ से बढ़कर है। एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू। डेफिनेटली। सो when you see my journey, I'll start from the beginning, right? See, I born and brought up in a very lower middle class family, right? My father and जो मेरे डैडी हैं, मेरी मम्मी, वो दूर के रिश्तेदार थे। You know, when my father and mother got married, after a year I born, and वही साल में डैडी was in a relationship with another woman, right? So वो जो मोमेंट था मेरी मॉम के लिए बड़ा डिफिकल्ट था। तो ये जब उनकी दूसरा बच्चा जो मेरा छोटा भाई है सैयद अब्दुल्ला, I have 3 siblings, me, my brother and my younger sister Nada Sayyed, right? They both are married, alhamdulillah. And so जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, exactly उसके कुछ टाइम बाद my father got married to another woman, and since then he was not there with us, to be honest. As a kid, you need a father, right? You need someone to look up to you, you know, who can take care of your
things and who can take care of your studies. वो एक डर होता है ना पेरेंट्स का. हाँ. बचपन से वो डर जो था ना वो कहीं नहीं था शायद से, बिकॉज मेरे फादर थे ही नहीं हमारे साथ में, और वो फाइनेंशियली भी हमें कोई सपोर्ट नहीं था बिकॉज ही गॉट मैरिड. और वो हमें एकदम हम जैसे मेरी मॉम, मेरा छोटा भाई, जब तो मेरी बहन थी भी नहीं, और मुझे एकदम बॉयकॉट कर दिया गया था. ऐसे टाइम पे मेरी मरहूम दादी बीवी बाई शेख खैरुद्दीन, राइट, मैं उन्हें माँ जी बोलता हूँ प्यार से. हाँ जी. तो वो मेरी माँ जी थे जो एक्चुअली मेरी डैड की मॉम थे. उन्होंने मेरी मॉम को, मेरी मम्मी को और हमें, मतलब मेरे भाई और हमको सोचा कि नहीं कि बच्चे कहाँ जाएंगे, यू नो, मेरा बेटा तो शादी करके कहीं चला गया किसी और के पास, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. तो जो मेरी माँ जी थे उनकी बेटी है मरियम मेहरलाल, जो आंटी है, जो मेरी आंटी नहीं बोलना उनको, शी इज नॉट माय आंट, मतलब लीगली देखा जाएगा तो आंट है, बट वो मेरे लिए खुदा के बराबर, यू नो. तो माँ जी के बोलने पे मम्मी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. तो वो मैं 2 साल का बच्चा जब मेरे डैडी छोड़ के गए थे, और आज मैं 34 का हूँ. मेरे, अगर आप ये कपड़े भी देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सब उनके हैं, राइट, यू नो. काइंड ऑफ इंस्पिरेशन अगर मुझे किसी से आया है तो डेफिनेटली मैंने ना अपने बचपन से ही इतने स्ट्रगल देखा हो मेरी फैमिली में कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं स्कूल में था. सो बताया वो एक तो मेरी जो मेरी रियल मॉम है सायरा, वो पढ़े लिखे नहीं है, और जो मेरी मम्मी है, जो मरियम भी है, वो कतर में रहते थे. अच्छा. मेरी दादी भी पढ़े लिखे नहीं थे, दे बोथ वर अनएजुकेटेड. सो हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था मेरे भाई को, यू नो, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. जैसे आज की जनरेशन में अगर आपका बेटा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आपका फोकस बहुत ज्यादा रहेगा कि क्या कर रहा है, मैं इसको कौन सी स्कूल में डालूंगा, या ये स्कूल में जाके कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा, उसकी ट्यूशंस कैसी जा रही है, उसके ट्यूशन से आने के बाद उसका होमवर्क कैसे हो रहा है. हमारे लिए ऐसे नहीं था. अगर किसी की नीयत अच्छी है तो ही कैन डू एनीथिंग, इवन एक्टिंग फॉर दैट मैटर. उसके लिए सर मैं यही बता रहा हूँ कि एक टाइम था ना जहाँ पे टॉल, डार्क, हैंडसम एक्टर्स माने जाते थे. अभी मैंने एग्जांपल दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज एन एक्टर. व्हाई? बिकॉज उसने वो पढ़ा है. उसने वो एक्टिंग की जो चीजें का जो हमें पढ़ना पड़ता है ना, वो नुआंसेस, वो एक्सप्रेशंस, वो पढ़कर आया हुआ बंदा है. मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा जो थोड़ा ठीक ठाक भी दिखता होगा ना, अगर एक्टिंग नहीं आती तो मुझे किसी के रेफरेंस से एक मूवी मिल जाएगी, एक वीडियो सॉन्ग मिल जाएगा, या बिग बॉस चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा. जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो उनको गॉड ऑफ क्रिकेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ही हैड दैट डिसिप्लिन. एक जो अपने लिए जो एक नियत होती है ना, टू वर्क हार्ड फॉर द कंट्री, वो अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए. लेकिन वो धीरे धीरे आज का जो यूथ है, वो जो जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको रोल मॉडल बना रहे हैं. So who has been your inspiration? माइकल जैक्सन. उनको देख के मेरे को हमेशा से, मतलब टीवी में भी ऐसे उनका डांस देख के मेरे को फील होता था यार कि इतनी सारी ऑडियंस आती है उनको देखने के लिए, इतनी भीड़, लोग बेहोश हो रहे हैं उनको देख के, मतलब कि क्या एनर्जी होगी उस इंसान की, क्या ऑरा होगा भाई. एक जमाना था जब हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे सरोज जी ने बहुत लेजेंडरी काम किया, गोविंदा जी ने अपने खुद के स्टेप्स बनाए, and we had Vaibhavi Merchant and Geeta Ma, as we all know. So जब हमने उन सब डांस फॉर्म को देखा, फिर उसके बाद जब you came like a very shining thing wherein we really got surprised कि ऐसा energetic फॉर्म, क्योंकि हमने उस शो को रेगुलरली देखा और ये समझा कि even people were very surprised with your creative abilities and also how you made things very very easy, very normal, and it made us feel कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं. तो ये जो डांस का फॉर्म जितना मैं समझ पाता हूँ वो बहुत यूनिक होता है, और वो ऐसा होता है जैसे भगवान की कृपा होती है. तो आपकी डांस की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, एंड व्हाट मेड यू टू गेट इनटू डांस, और अपने थोड़ा फैमिली के बारे में भी ज़रूर बताएं. जी, तो एक्चुअल में मतलब डांस का मेरे को हमेशा से, मतलब छोटे से मम्मी पापा बताते कि
हम कहीं भी जाते थे या कोई भी फंक्शन में, प्रोग्राम में, तो आई यूज्ड टू डांस हमेशा। ऐसा डीजे वीजे पे बजता है ना, अपने शादी वादी में डीजे लगते हैं, तो वहाँ पे हम डांस वगैरह ऐसा करते थे। पर धीरे धीरे बड़े होते गए, स्कूल्स में भी हम ज्यादातर डांस में पार्टिसिपेट करते थे और स्पोर्ट्स में भी, पर डांस में ज्यादा मेरा मन लगता था। तो धीरे धीरे करते 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 एक टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद यार मेरे को ये काम ही है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। डांस करने में मेरे को एकदम हाईएस्ट फील होता है। तो करते 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 9th में हम पहुंचे, तब मेरे को ऐसा हुआ कि यार शायद मेरे को प्रॉपरली डांस ही एज अ करियर, एज अ फोटे मतलब फॉलो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उसके थ्रू। तो ये बात था मम्मी पापा से किए और वो लोग मेरे को कभी मना नहीं किए। तो फिर उसके बाद हम करते रहे, ऑडिशंस देते रहे, बहुत सारे ऑडिशंस दिए। फिर टीवी शोज के ऑडिशन दिए, एक शो का ऑडिशन दिए डांस दीवानी, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर डांस प्लस सीजन 2-3 का भी ऑडिशन दिए। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन सीजन 4। फिर सीजन 4 में हम एंड तक फिनाले तक गए। एंड मतलब मम्मी पापा, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन दोनों का पूरा सपोर्ट था मेरे को हमेशा से। बस वो लोग बोलते थे कि भाई लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई कंप्लीट करके 12th तक फिर जाओ बाहर, पर मेरे को मानना नहीं था। मेरे को 10th के बाद ही आना था, क्योंकि हम तभी ऑडिशन दे चुके थे और मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो नहीं पाता, बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड इन डांस प्लस सीजन 4। और बस यही, फिर फादर बोले कि 10th के बाद ही आप जाओ बाहर, कोई टेंशन नहीं है। तो 10th के बाद ही ऑडिशन वगैरह दिए और सिलेक्ट हो गए। तो फिर वहीं से जर्नी शुरू हो गई। और जिस जगह से हम हैं एक्चुअली, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वहाँ का लोगों का माइंडसेट या जो भी क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, जो थॉट्स हैं वो बहुत ब्रॉड नहीं है। एंड पता नहीं कैसे मेरे मम्मी पापा का वैसा नहीं था। सो आई वॉज वेरी लकी टू हैव देम। एंड बस यही कि वो लोग पूरा सपोर्ट किए, तो मेरे को हमेशा एक 100% बैक सपोर्ट मिला है। तो मेरे लिए वो बहुत लकी था। और यही था कि फिर मेरे लिए चीज़ें इजी कहीं ना कहीं हो गई थी। फिर सब कुछ मेरे ऊपर था कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, उनका सपोर्ट। तो वो मेरे लिए फिर इम्पोर्टेंट था कि I have to work hard for that. So ऐसा रहा मेरा जर्नी। आपको अपने आप को कैसे संभालना चाहिए इन डिफिकल्ट टाइम्स? Okay, so अब ये बहुत बार हुआ है कि ऑडिशंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और डांस प्लस जैसे टीवी जैसे वाला जो शो होता है, तो हमें ना हमेशा एक स्लिप मिलता है जो हम लोग ऐसे अपना वेस्ट पे या कहीं भी लगा सकते हैं। और जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे 10 लोगों को बाहर बुलाते हैं लाइन में, मतलब कर लिए, फिर 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ऑडिशन में लाइन में। तो 10-10 का ग्रुप बनाते हैं और हमें रिजल्ट अनाउंस करते हैं, ठीक है। और जो सिलेक्ट नहीं होते उनको बाहर वो स्लिप फाड़ के जाना होता है, पता नहीं क्यों। मेरे को वो नहीं पता क्यों उस पे पूरे नंबर्स और डिटेल्स लिखे। अच्छा। और वो इतना बुरा फील होता है ना, इतना बुरा, वर्ल्ड का सबसे बुरा दिन लगता है वो, कि यार सिलेक्शन नहीं हो और ये फाड़ के भी भेजने बोल रहे, ये भी नहीं कि रख लूं याद में रहे मेरे। अच्छा, तो वैसा होता है। तो वो फीलिंग बहुत अजीब होती है जब सिलेक्शन नहीं होता है। और दिमाग में कैसा कि वही जो आप बोले, सोसाइटी दिमाग में भरती कि इसमें नहीं हुआ तो क्या करोगी, कुछ दूसरा ऑप्शन ले लो, पढ़ाई भी तो छोड़ चुकी हो। तो मेरे साथ तो मतलब बहुत हुआ था, क्योंकि हम पढ़ाई भी छोड़ दी आफ्टर 10th। और मेरे घर वाले जैसे मम्मी पापा को छोड़ के और जो सब लोग हैं बोलते थे कि डांस में क्या है, अरे गड़बड़ सड़बड़ वैसा भी रहता है, होगा नहीं होगा, इधर से हो, उसमें सब जो लोग को जानते हैं वो लोग को ही बुलाते हैं, वैसा सब भी है, मतलब नेपोटिज्म होता है। तो बहुत सारा चीज था, मतलब मेरे बहुत सारी चीजें तो शायद मेरे मम्मी पापा मेरे तक आने भी नहीं दिए होंगे, जो फैमिली वाले बोलते होंगे, वो लोग अपने तक ही सीमित कर लिए होंगे। वो भी है। और प्लस जैसे ऐसे लोग बोलते थे, तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा नहीं था कि शायद मेरे से नहीं होगा, मतलब मेरे दिमाग में ये आता ही नहीं था। क्योंकि हम सेल्फ बिलीव, और हम बहुत पावरफुल समझते हैं अपने आप को। पता नहीं ये एक मेरा, पता नहीं वो सही है कि गलत है, पर मेरे लिए वो सही है। क्योंकि फिर ना आप जब कुछ सोचते हो, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो ना, तो कोई और उसको हार्म नहीं कर सकता। बस मेरा वही होना चाहिए कि वो सही हो, चॉइस सही हो मेरी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सही का समझा रहा है तो ऐसा भी नहीं कि मेरे को वो नहीं सुनना है, मेरे को वो भी सुनना पड़ेगा, पर एक अपना भी वो रखना होगा कि हाँ नहीं ये सही है। हाँ, रैशनल रिव्यू। करेक्ट। वो होता है कि हम कभी कभी अपने सक्सेस को इतना सर चढ़ा लेते हैं कि वी डोंट इवन टेक द ओपिनियन ऑफ एल्डर्स या फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं, करेक्ट, उनका ओपिनियन लेना छोड़ देते हैं हम। करेक्ट, वो बहुत जरूरी है, वो नहीं छोड़ सकते। तो हम हमेशा अपने को मतलब कभी वो नहीं किए, डाउन नहीं किए अंदर से। पर फैमिली वालों को तो थोड़ा तो होता ही होगा। और मेरे को
लगता था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, इतना कभी ये सोचे नहीं, बस कभी कभी कैसे हल्का होता है ना कि थॉट आता है, पर हम तब भी बैठ के सोचते थे कि यार, पर कहते हैं ना कि मेहनत करो, दिल से करो तो कोई भी चीज हो ही जाती है। तो मेरे को ये हमेशा दिमाग में आता था कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और हम ऐसा घर पे बैठ के ना टीवी जैसे जो शो आता था, जैसे और सीजन आए डांस प्लस के, तो हम ऑडिशन दिए पर हुआ नहीं। पर घर में बैठ के ना ऐसा टीवी देखते थे मम्मी पापा के साथ, तो हमेशा बात करते थे ऐसा देख के, और ये एकदम रियल हुआ है मेरे साथ, ये मैनिफेस्टेशन मेरा रियल हुआ है। ऐसा देख के हम लोग आपस में बात करते थे, मम्मी यार यही वाले शो में मेरे को जाना है, यहाँ पे ज्यादा ना बातचीत कम करते हैं, मतलब स्टोरी पे बात कम करते हैं, तो मेरे को नहीं ये वाले में जाना है क्योंकि डांस ज्यादा है इसमें। तो मम्मी पापा बोलते थे मेरे को कि यार हम भी यार नहीं बोलते थे कि हम दोनों भी तुमको इमेजिन करते हैं ऐसा स्टेज पे तुम खड़ी हो, हम लोग ऑडियंस में बैठे हैं, ताली वाली बजा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनफैक्ट, जो लोग जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप एक अंकल को मिलते हैं 50 साल 50 साल के आदमी को मिलते हैं, और आप 4 साल बाद उनको फिर मिलते हैं, आप बोलते हैं अंकल आप तो एकदम पतले हो गए। तो अंकल पतले नहीं हुए, अंकल की मसल मास गायब हो गया, तो उस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। तो अंकल की अब केवल स्किन बची है और उसके नीचे फैट है और उसके नीचे बोन है, बीच में जो मसल थी, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसको ऑर्गन भी बोलते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ सब कुछ जो है। पाया होगा कि हाउसवाइफ्स को ये इंजरी तो ज्यादातर आपने पाई, कॉमन इंजरी वो कौन सी है? हील पेन बहुत कॉमन। अच्छा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज घिस गई, जॉइंट की 2 सरफेस होते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होती है कवरिंग, जो बोन को प्रिजर्व करती है। कार्टिलेज जब घिस जाती है तो वो कहते हैं कि जॉइंट खत्म हो गया, रिप्लेस कर दो। ऐसी क्या चीज हाउसवाइफ्स को करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में उनको क्या बदलाव लाना चाहिए कि वो इन इंजरी को अवॉइड कर पाए? अपने इंडिया में ये ज़रूर होता है कि अपने डॉक्टर हम खुद ही बन जाते हैं, और अक्सर यही प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि लॉन्ग रन में उनको खुद को नहीं पता कि वो अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो जब ऐसे एक्सपर्टीज़ आपकी तरह किसी को मिल जाए तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके साथ इस तरह करना चाहूँगा कि आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, हाउ यू एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बैकग्राउंड रहा होगा आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, और आप ये भी अपने थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री में आने का कारण क्या रहा? I come from a small town in Rajasthan. That is my hometown. It's a place called चिड़ावा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, शेखावटी के नाम से ऑल इंडिया लोग जानते हैं उस रीजन को। मेरे फादर सर्जन है, एक डॉक्टर है, मेरी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी डॉक्टर है। उन लोगों की लाइफ हेक्टिक पूरा दौर वो देख के मैं एक चीज के लिए सर्टेन था कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। अच्छा। तो 10th क्लास के बाद मैंने 11th में इनफैक्ट बायोलॉजी ली भी नहीं कि गलती से कहीं डॉक्टर बनने का ऑप्शन भी नहीं रह जाए, बट बनना था ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और बीच में आ गई वेक्टर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो वो पढ़े तो एकदम ऐसा लगा कि शायद 10-12 साल इसी क्लास में रह जाऊंगा। 3 महीने बाद 11th के अंदर प्रिंसिपल जाके हाथ जोड़े कि सर प्लीज सेक्शन चेंज करना है, बायोलॉजी में डालना है। बायोलॉजी क्यों? बिकॉज जिस 2001 की बात है, तो 2001 में आई थिंक प्रेटी मच इंडिया में यही था कि सक्सेसफुल मतलब या तो इंजीनियर, डॉक्टर, या फिर आप फेलियर बन नहीं पाए इसलिए कुछ और बने हो। हाँ। तो नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था लाइफ में और भी बहुत चीजें, ऑप्शंस होती हैं, कुछ होती हैं। तो आई बिकेम ओरिजिनली अ डॉक्टर बाय डिफॉल्ट, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू चूज। एमबीबीएस किया, एमबीबीएस में ठीक है खत्म हो गया। एमडी ज्वाइन किया, जो एमडी रेडियोलॉजी, तो लाइफ में लगा पहली बार कि कुछ एक रियल सेंस ऑफ पर्पस अब प्रोफेशनली मिला है, काफी मजा आने लग गया। तो एमडी रेडियोलॉजी पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करी, एंड इनफैक्ट जब एमडी खत्म करी तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 मेडिकल कॉलेजेस थे, उनके अंदर आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स। तो दैट वाज, फिर मैं एक बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ अपनी लाइफ में,
एंड काफ़ी क्रिकेट खेलता था, ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलर था, बैट्समैन था। तो खुद को भी काफ़ी इंजरीज हुई थी। अच्छा। शोल्डर इंजरी हुई, रिस्ट इंजरी हुई, नी इंजरी हुई। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड एमडी रेडियोलॉजी के अंदर बीइंग अ रेजिडेंट आल्सो काफ़ी इंजरीज हुई थी। तो बीइंग अ डॉक्टर खुद की इंजरीज के बारे में बहुत पढ़ा। अच्छा। तो एक वहाँ से बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। फिर सेकेंड ईयर एमडी की बात है, उस टाइम रेडियोलॉजी के अंदर मतलब जनरल रेडियोलॉजी होती थी कि अल्ट्रासाउंड कर लिया, पेट की सोनोग्राफी कर ली, मदर की सोनोग्राफी कर ली, एमआरआई ब्रेन, सीटी स्कैन, ये सब कर लिया। मेरे एक टीचर थे जो एक दिन शोल्डर का अल्ट्रासाउंड कर रहे, 2012 की बात है, 2012। अच्छा। शोल्डर का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा इंट्रीग हुआ उनसे एंड फिर मैंने उनसे सीखा कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने 2012 में ही शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करना चालू किया। वहाँ से उसकी एक हमने स्टडी भी करी जिसमें शोल्डर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई का कोरिलेशन करके। दिस वाज बैक इन 2012। उस टाइम इंडिया के अंदर सो मैं एक मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ बट केवल बोन्स, जॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज का। तो उस टाइम इंडिया में रेडियोलॉजी एक जनरल ब्रांच होती थी। रेडियोलॉजी सब कुछ करता था। अच्छा। वो ब्रेन भी कर रहा है, वो एब्डोमेन भी कर रहा है, वो जॉइंट भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, भगवान होता था वो। अच्छा। तो आप सब कुछ करते हैं तो आप सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एमडी खत्म हुई, दिल्ली गया, दिल्ली में जॉब किया एंड देन सेकंड जॉब दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं पहुंचा। वहाँ पे दैट टाइम इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर था जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। अच्छा। तो एक्सपोजर भी इस मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी स्पोर्ट्स का हो गया था, एक्सपीरियंस भी हो गया था, खुद की इंजरीज इतनी हो गई थी, इंटरेस्ट भी था, बट अभी बहुत ज़्यादा लेवल का एक्सपीरियंस एंड स्किल्स नहीं थी। सफदरजंग में गए एंड एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि अपॉर्चुनिटीज sometimes knock at your door only once and everything is an opportunity if you want to look at it that way. तो सफदरजंग में मैं करता था काम थोड़ा बहुत, कोई इक्का दुक्का अल्ट्रासाउंड आ गया शोल्डर का, तो डिपार्टमेंट में अगर ऐसा कुछ भी आता था मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड तो मुझे ही बोलते थे करने के लिए। मुझे खुद को प्लांटर फेशियाइटिस हो गया 2015 इनिशियली में। मैंने उसके लिए सब कुछ किया बट बेनिफिट नहीं हो रहा था। किसी ने उसमें ब्लाइंड स्टेरॉइड भी लगा दिया, कुछ महीने के लिए सिम्टम्स कम हुए, फिर वापस हो गए। फिर किसी ने मुझे बोला कि सफदरजंग में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में बहुत बड़े स्पोर्ट्स फिजिशियन आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब आए हैं। अच्छा। आप उनसे जाके मिलो एक बार। तो कई बार है ना, एक मीटिंग आपकी पूरी लाइफ का कोर्स बदल देती है। तो मैं उनसे मिलने गया। उनका नाम था डॉक्टर ब्रिगेडियर कल्याण विभू नायक। अच्छा। तो ही इज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, वो आज भी दिल्ली में ही है सर। उनसे मिलने गया, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने पैर, उन्होंने इमीडिएटली देखा, सब कुछ किया, उन्होंने अपने फिजियो को बुलाया, उसने मेरी वही नीडलिंग कर दी फिजियो ने इंस्टेंटली। अच्छा। और मैं आधे घंटे में केबिन में रहा। जाते जाते मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। अच्छा। और जाते जाते मैंने उसमें अपने आप को पिच कर दिया। मैंने कहा सर मैं ना रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सर ये जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड और ये स्पोर्ट्स इंजरी के अल्ट्रासाउंड और छोटे मोटे इंटरवेंशन करता हूँ सर। कभी भी आपके पास केस हो सर तो भेज देना, मैं सफदरजंग में यहीं एसआर हूँ। अच्छा। सीनियर रेजिडेंट हूँ। ठीक है, मैं तो बोल के आ गया, चला गया। अगले दिन मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मेरी सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी उस टाइम। मैं अगले दिन अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, गार्ड मेरे रूम पे आके मेरे को आके आता है ऐसे कान में बोलता है चुपचाप आके, सर बाहर 4 पेशेंट आए आपके नाम से पूछ रहे हैं आपको। अच्छा। तो एक सीनियर रेजिडेंट के लिए उसके नाम से पेशेंट आ रहा है, तो गार्ड परेशान हो गया कि तो बाहर में गया तो उन ने पर्चे दिए। ब्रिगेडियर कल्याण विभू नायक सर का पर्चे थे। तो मैंने वो पर्चे देखे, उसमें से 2 चीज़ें तो मैंने कहा ये तो कर दूंगा, ये 2 चीज़ें यार ये क्या पूछा है सर ने। तो मैंने पेशेंट देखे वो, और जो 2 चीज़ें समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा अभी बिजी हूँ, आप कल आइएगा। और उन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में उस दिन पढ़ा। और फिर वहाँ से वो दिन से जिंदगी का कोर्स बदल गया। वहाँ से डायरेक्शन मिल गया आपको? डायरेक्शन मिल गया, कोर्स बदल गया कम्प्लीटली। नेक्स्ट डे फिर 5 पेशेंट, अगले दिन 6 पेशेंट, 4 पेशेंट। और ये मैं अपने रेगुलर ड्यूटी आवर्स के
अलावा करता था, मतलब वहाँ 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। अच्छा अच्छा। तो लोग लंच ब्रेक में 1 घंटा लंच करते थे और मैं उस 1 घंटे में से 5 मिनट पहले लंच अपना खत्म करके उस 1 घंटे ये काम करता था। और शाम को 4 बजे के बाद जब डिपार्टमेंट बंद हो जाता था तो चोरी छुपे करता था कि मतलब है ना डिपार्टमेंट में किसी को कोई परेशानी नहीं हो कि ये ड्यूटी तो यहाँ है बट ये अल्ट्रासाउंड कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है। लेकिन ये भी आपके अंदर वो ज़ील थी। हाँ, वो इंटरेस्ट था, उसमें मजा आ रहा। देखो लाइफ में पैसा तो सब कमा लेते हैं, इम्पोर्टेंट है उस चीज को ढूंढना जिसको आपको करने में मजा है। तो मेरे पास काफी बार स्टूडेंट्स आते हैं, रेजिडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें। मैंने कहा ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सी वो चीज है। जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और आता नहीं और मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें जिंदगी में तुम प्रोफेशनली उससे लग के कुछ हो नहीं सकते। मुझसे पूछ के करोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए वो वर्क बिल्कुल नहीं करे, हो सकता है वर्क करे, बट इफ यू कैन फाइंड व्हाट यू लव एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल एंजॉय इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो फिर वो काम नहीं रहता, फिर वो नशा है, फिर वो मजा है। और जिस चीज से आप प्यार करते हो उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। जिस चीज में आप, जिस वर्क से आप प्यार नहीं करते, फिर वो रोजी रोटी है, वो ब्रेड एंड बटर घर चलाने वाला, उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आप बताएं आपका जर्नी शुरू कहाँ से हुआ, लाइक हाउ यू एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री? उन्होंने सजेस्ट किया कि एक थिएटर का कोर्स है वो कर लो और कुछ नहीं होगा, तुम एटलीस्ट खुल जाओगी, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और वो कर रही थी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। चाणक्य नाम का प्ले था और उन्होंने कहा कि वो फीमेल लीड के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, तो तुम जाओ ऑडिशन दे दो। कुछ नहीं, वो कुछ मतलब यू नो। तो उनके साथ में मैंने कुछ स्टार बेस्ट सेलर वगैरह किया, तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। तो जब उन्हें मर्डर में ज़रूरत थी फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उन्होंने कॉल किया, कहा क्या कर रही है, आजा। तुम यहाँ जो कंकड़ गिनती रहती हो, मतलब पत्थर देखती रहती हो जमीन में खड्डे, उससे अच्छा थोड़ा ऊपर सर उठा के जियो थोड़ा लाइफ में। सो आई ओ अ लॉट टू। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? आप मतलब अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Identify with all the aspects of my life. It is stand-up comedy. So I'm really enjoying myself on stage, and मैं hope करती हूँ कि मैं इसको अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाऊँ। Like how you entered into this industry? So basically I was in college and मैं बहुत ही shy थी। ओके और वो एक होता है शाय, आप रेगुलर आप यंग होते हैं, मोस्टली पीपल आर लिटिल बिट शाय, इनहिबिशंस होते हैं, पर मेरे कुछ ज्यादा थे। मैं एकदम नीचे देख के चलती थी, आई वुड कीप टू माई सेल्फ यू नो। तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि तुम्हें ना अपनी पर्सनैलिटी खोलने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में कोई भी काम करो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। राइट नाउ बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल दैट, मे बी यू कैन सिट इन द हाउस और आप काम कर सकते हैं, बट जैसे ही आप कहीं भी जॉब करें, कुछ भी करें आप जीवन में, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता ही है। और मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं थी ज्यादा, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट, इनहिबिटेड थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक थिएटर का कोर्स है वो कर लो और कुछ नहीं होगा, तुम एटलीस्ट खुल जाओगी, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बॉडी खोलने की, वॉइस खोलने की एक्सरसाइजेस होती हैं, ट्रस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और वो कर रही थी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। तब हमारे प्रोफेसर ने बताया कि एक प्ले की ऑडिशंस चल रहे हैं, चाणक्य नाम का प्ले था, और उन्होंने कहा कि वो फीमेल लीड के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ गर्ल, तो तुम जाओ ऑडिशन दे दो। कुछ नहीं, वो कुछ मतलब यू नो। और ऑडिशंस भी आपको बहुत ज्यादा खोलते हैं, राइट? ओके, तो इनफैक्ट आपको एक्सेप्टेंस से ज्यादा आपको रिजेक्शन खोलता है। ओके, लाइफ में आप खुल जाते हो कि ठीक है यार, एक दो दिन आप बहुत डाउन रहोगे, उसके बाद तीसरे दिन आप कहोगे ठीक है, आई विल मूव ऑन यू नो। तो मैं गई और मेरा हो गया उस प्ले में। तो वो चाणक्य नाम का प्ले था, बहुत अच्छा प्ले था, और हम लोगों ने पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे सिटीज में जाके टूर वगैरह किया। Then during that time I started getting television offers. तो मैंने काम शुरू किया, and
उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स टेलीविजन भी करते थे, तो अनुराग बासु टेलीविजन करते थे, तो उनके साथ में मैंने कुछ स्टार बेस्ट सेलर वगैरह किया, तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा। तो जब उन्हें मर्डर में जरूरत थी फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो उन्होंने कॉल किया, कहा क्या कर रही है, आजा, दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो मैं गई और मैंने उसके लिए मुझे ऑडिशन भी नहीं एक्चुअली देना पड़ा, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर और वो जानते हैं आपका काम। फिर वो फिल्म जब मैंने की, फिर भट्ट साहब हुआ करते थे सेट पे तब, तो उनको अच्छा लगा काम मेरा। फिर उन्होंने दूसरी 2-4 फिल्म्स में मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिए, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। तो एक से दूसरा काम मिलता चला गया, एंड आई एक्चुअली ओ एवरीथिंग टू दैट प्रोफेसर, जिन्होंने मुझसे कहा था कि जाओ भाई, तुम यहाँ जो कंकड़ गिनती रहती हो, मतलब पत्थर देखती रहती हो जमीन में खड्डे, उससे अच्छा थोड़ा ऊपर सर उठा के जियो थोड़ा लाइफ में। 43 करोड़ की जनसंख्या में सब लोग they were meant to be a chartered accountant, they were meant to be a doctor और इंजीनियर, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। प्रॉब्लम इज दैट सोसाइटी इस तरह से चीज़ों को ट्रेडिशनली क्रिएट कर देती है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करी, आपने सीए नहीं किया, आपने डॉक्टर नहीं किया, यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स, एंड सिंस यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स, तो तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। Right. Today there are, your platforms are what? Today to be an independent artist you need to have original music. What a great time that you don't need a record label anymore, you have YouTube. I mean, you're doing this podcast independently. I don't see any other corporate company sitting on your head and saying that, you know, I need this much, this much, this much. No, you're so free to do what you have, what you want to do, which is a great platform already. Suppose किसी भी कारण से हम कोई चीज नहीं करते हैं, तो वो जो पछतावा है, वो दर्द कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। And now it brings me to two basic words की struggle and success। कि सक्सेस की हमारी परिभाषा क्या है, हम सक्सेस को किस तरह से देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हमेशा ड्राइव करे इस प्रोफेशन के प्रति, एंड हाउ हैज़ बीन योर जर्नी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि हमें जितना पता चला रिसर्च से कि आप बचपन से ही सिंगिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपके मम्मी पापा के बारे में बैकग्राउंड आपका, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, और आपको कितना सपोर्ट मिला आपकी फैमिली से, और आपने अपने आप के लिए क्या क्या चीज़ें करी है ताकि आप इस लाइन तक अभी इस चीज़ को अचीव किया है आपने, तो प्लीज़ अपने जर्नी के बारे में बताएं। मेरे जो नाना जी थे, मिस्टर चरणदास शोक, उन्होंने बॉलीवुड की बहुत क्लासिक फिल्म्स लिखी हैं, जैसे गुमनाम, नौकर वेदिका, राजू बंदा जेंटलमैन। ये सारे जो स्क्रीन प्लेज हैं ये मूवीज के, और जो आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, ये सब मेरे नाना जी ने लिखे थे बैक देन। तो मेरी मम्मी फर्स्टली मिसेस हेमा वैद्य, शी वाज बोर्न इनटू दिस बॉलीवुड फैमिली, एंड उन्होंने थोड़े बड़े होकर उन्होंने एक्टिंग परस्यू की। एंड फ्रॉम माय फादर्स साइड मेरे पिताजी, मेरे पहले गुरु मिस्टर जिनेश वैद्य, वो भी गाना गाते थे। और अगर आपने गुजराती फोक म्यूजिक में फाल्गुनी पाठक का नाम सुना होगा, तो फाल्गुनी पाठक और मेरे फादर ने अपना करियर साथ में शुरू किया। तो आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा इंटेंस लेगेसी से मैं आई हूँ। और आई थिंक दिस वुड बी माय फर्स्ट पॉडकास्ट वेयर आई हैव बीन टॉकिंग टू यू अबाउट माय ग्रैंडफादर, एंड आई एम गोइंग टू इलैबोरेट अबाउट माय पेरेंट्स, बिकॉज आई थिंक आज जो भी मैं हूँ या जो भी मैं बनना चाहती हूँ, वो रूट्स वहीं से आए हैं। तो 5 साल की उम्र से मैंने मेरे पिताजी के अंडर गाना गाना शुरू किया, और मेरे पिताजी को एक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था मेरे पैदा होने से पहले, कि उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि आएगी तो हमारे घर पे स्टार आएगी, आएगी तो हमारे घर पे लाइट ब्लू आईज, बहुत ही खूबसूरत बेबी आई। तो जो मेरे पिताजी ने भगवान को जो ये बोला था वो वही हुआ। स्टार और ब्यूटीफुल का पता नहीं, लाइट आईज तो है नहीं, अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे फादर की बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं संगीत को जानूं, उसमें अपना करियर बनाऊं। तो 5 इयर्स की उम्र से मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर मुझे गुरु के पास लेके गए, जिनका नाम है डॉक्टर
मीनाक्षी विश्वास। वहाँ से मेरी हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम शुरू हुई और मैंने करीबन 2-3 साल वो बहुत अच्छे से सीखा। पर बच्ची थी, स्कूल जाती थी, तो स्कूल में सब लोग इंग्लिश म्यूजिक बहुत सुनते थे और मैंने कभी भी इंग्लिश म्यूजिक सुना नहीं, क्योंकि घर पे मम्मी और डैडी सिर्फ लता जी, किशोर दा, आशा जी और मोहम्मद रफ़ी को सुनते थे। तो मुझे लगता था कि संगीत की दुनिया सिर्फ यही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। जब मैं स्कूल गई तो हमारे स्कूल में सब इंग्लिश सॉन्ग्स गाते थे, तो मैं घर पे एक दिन डैडी को गई बोलने कि मुझे ना अभी ये नहीं सीखना, मुझे सारेगामापा नहीं सीखना, मुझे इंग्लिश म्यूजिक सीखना है। एंड द रीजन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मोल्ड करती गई। अगर मेरे पिताजी ने, जब मैं गई उनको बोलने की मुझे इंग्लिश सीखना है, उन्होंने मना नहीं, उन्होंने उल्टा हाँ बोला कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। तो उन्होंने गूगल पे सर्च करके इंग्लिश म्यूजिक टीचर्स ढूंढे। तभी मेरी जो फर्स्ट टीचर थी वो थी समंथा एडवर्ड्स, जिन्होंने मुझे इंग्लिश म्यूजिक की तरफ मेरा एक दरवाजा खोला कि ये भी एक साउंड होता है, ये भी एक आर्ट फॉर्म होता है, हिंदुस्तानी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी एक आर्ट फॉर्म होता है। उसको मैंने बहुत परस्यू किया, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई उन सब टीचर्स के साथ, और मेरे मल्टीपल टीचर्स थे। और फिर मैंने एक क्वायर में भी काम किया, जो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्वायर था। क्वायर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग डिफरेंट हार्मनीज इन अ सॉन्ग। सो फॉर your audiences who don't understand what a choir is, it's a bunch of people जो अलग-अलग सुरों में गाना गाते हैं, एक ही गाना अलग-अलग सुर में गाते हैं, जिसको हम एक्पेला भी बोलते हैं, जिसमें नेसेसरीली इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, सब आवाज़ों के थ्रू ही अलग-अलग हार्मनीज में गाते हैं। तो वो मैंने एक क्वायर ज्वाइन किया, उसका स्टॉप कैप्स, जहाँ मेरे गुरु थे एल्फ्रेड डिसूजा। उन्होंने काफ़ी दिग्गजों को भी सिखाया है इंग्लिश म्यूजिक। तो एक साइड यहाँ था, एक साइड हिंदुस्तानी क्लासिकल था, वो दोनों चीज़ मर्ज होती गई। मैंने मेरे पिताजी के साथ काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, क्योंकि उनका एक ऑर्केस्ट्रा था जहाँ पे हम बॉलीवुड म्यूजिक बहुत गाते थे, लता जी, आशा जी के गाने बहुत गाते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पेरेंटल सपोर्ट फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न ओनली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको पता था कि ये लड़की एंटरटेनमेंट की ही फील्ड में जाएगी, तो मुझे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मुझे बहुत सपोर्ट था। और आज जब मैं सोचती हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि अगर वो नहीं होते और उनका वो सपोर्ट नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता टू जस्ट सर्वाइव, क्योंकि you need your parents to give you push, their blessings, their support, and their unabashed belief कि ये लड़की करेगी। अब वो जब घर से ही आता है तो आपको एक डबल कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप आगे चलते जाओ। तो ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे पूछा था कि did I have any private job or did I do anything other than music? कभी मौका ही नहीं मिला। क्योंकि I never saw anything else. I didn't understand what business is all about. I understood just music. So मैं बस वही करती रही और आज तक वही कर रही हूँ। अभी हम कितने टाइम से सुन रहे हैं कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको काटा जा रहा है। अब रेप जैसी चीज़ें भी सुनने में आती है, एनिमल्स के साथ भी हो रहा है। हाँ, मैंने वही कहा ना, ह्यूमंस के साथ मछली खराब। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी है कि हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब जो चीज़ें इतनी कंज्यूम हो रही है, ड्रग्स, इसका प्रभाव तो इंसान की सोच में पड़ता ही है और वो इवेंचुअली हमसे गलत काम करवाता है। सब लोग सोचते हैं कि हम फील्ड में आएंगे, हमें पैसा मिलेगा, और जो रियल क्वालिटी एक्टिंग है वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते। और सबसे मुश्किल वक्त इस तरह आ गया है कि अब हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स को हम पिक्चरों में ले लेते हैं, लेकिन उनको एक्टिंग उतनी आती नहीं है जितनी आनी चाहिए। जो कास्टिंग हम जब करते हैं हाँ। तो एक रावण मरता है नाभि में तीर लगने से राम, ये बड़ा रहस्यमय। सभी रावण हैं ऐसे, छोटे बड़े रावण इस दुनिया में। आप इस ग्रुप में आए, थिएटर ग्रुप में आए, आप मूवीज में आए, आपने टीवी सीरियल्स किए, आपने इतना सारा काम जो किया, इस लाइन में आने का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, बैकग्राउंड क्या था,
और थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताएं, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? देखिए, विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है हैमलेट, और उसमें एक डायलॉग है, पोलोनियस बोलता है वो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। करेक्ट। इफ यू आर ब्रीफ देन यू आर अ वाइज मैन। सो द लॉन्ग क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड, आई विल आंसर इन ब्रीफ। राइट। तो एक्टिंग की शुरुआत मैंने डिज़ायर के लेवल पे कहें तो जब मैं 11th-12th में था तो बीज तब पड़ गया था फिल्में देखने की वजह से। कश्मीर में था मैं और 11th-12th की बात है। तो उस वक्त हम 10th से जब 11th में गए तो थोड़ी फ्रीडम मिल गई थी। घर की तरफ से भी हमें फ्रीडम ये थी कि बाइसिकल मिल गई थी स्कूल जाने के लिए। पहले हम स्कूल बस में जाते थे बच्चों की तरह। तो बाइसिकल मिलने की वजह से ये हुआ कि फिल्में देखना शुरू हो गई। कई बार क्लासेस बंक करके फिल्में देखते थे, और जैसा कि होता है यूथ के ऊपर असर फिल्मों का होता ही है। तो मेरे ऊपर उस वक्त मिस्टर अमिताभ बच्चन की फिल्मों का असर ज़्यादा था। अच्छा। और मैं आसपास देखता था कि अमिताभ की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था ये जो कर रहे हैं ये मैं कर सकता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था कि एक्टिंग एज अ क्राफ्ट या आर्ट एंड एवरीथिंग। थिएटर का भी कोई ज़्यादा सेंस नहीं था। पर क्योंकि मैं शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट 4 में ही आता रहा हूँ। अच्छा। तो सोच विचार के इस पे कदम रखना है, ये मन में हमेशा बात चलती थी। ओके। तो कैसे जाएं, क्या करें, एक्टर कैसे बने। तो मैंने ऐसे ही मैगजीन्स में फिर कुछ बुक्स भी मंगाई। एक मुझे FTI के किसी पास आउट स्टूडेंट की लिखी हुई किताब मिली, फिल्मों में प्रवेश कैसे। तो उसमें उन्होंने ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा जोर दिया था। अच्छा। कि थिएटर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मैंने वही एक्सप्लोर करना शुरू किया, पहले कश्मीर में। अच्छा। कश्मीर में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखी नहीं। और वहाँ पे बहुत से प्लेज कश्मीरी भाषा में होते थे, और मेरी कश्मीरी भाषा उस वक्त बहुत अच्छी थी नहीं। तो मैं हिंदी में कुछ करना चाहता था। तो तब पता चला कि दिल्ली में थिएटर होता है, बॉम्बे में भी होता है, तो दिल्ली में जाया जाए। तो मैंने अपनी एक रणनीति बनाई कि 12th करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी करूँगा, घर में ये बताऊँगा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं थिएटर की दुनिया को एक्सप्लोर करूँगा। और यही मैंने किया। मैंने शुरू में बताया नहीं कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, जबकि मैं ज़्यादा वक्त मंडी हाउस में दिल्ली के NSD के स्टूडेंट्स के साथ प्लेस करता था, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और जब तक मैं ग्रेजुएट हो गया तब तक मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था, और उसके 2-3 साल तक मैं और थिएटर करता रहा, और फ़ौरन फिर मैं टेलीविज़न की तरफ शिफ्ट हुआ। और जब टेलीविज़न में शिफ्ट हुआ तो प्रोग्राम देखना सब लोग देख रहे थे, मेरे घर वालों ने भी देखा। तो उन्हें लगा कि भाई इसको अपनी राह मिल गई है, अब इसको क्या बोले, ये तो एक्टर की राह पे चल पड़ा है। तो शुरुआत ऐसे हुई। फिर उसके बाद जो अर्ली टेलीविज़न डेज थे वो दिल्ली से ही शुरू हुए, और उस वक्त दूरदर्शन ही एक मीडियम था। ये ब्रैंडन हिल, ये एक ऐसे कॉमन पर्सनालिटी थे जो हर मूवीज में देखे जाते थे। फोर्स 2, चापेकर ब्रदर्स, कैलेंडर गर्ल्स, फैंटम, एजेंट विनोद, संदूक, वेलकम टू कराची, बचपन के एक धोखा, विंडो, गैंग ऑफ ग्रेप्स, डार्क टेसल्स ऑफ टोनी, देसी बॉयज, डबल धमाल, वीर, तुम मिले, राज 2, मोहरंग दे। Nowadays we are talking a lot about social media, mobile phone, technology. Is it dangerous for the kids? I think it's dangerous for anybody, because am I the only person in the world who's seen the Terminator? Okay, because I want nothing to do with AI, because AI is going to get smarter than we are, and in America that doesn't take much. As far as social media goes, I'm not anti-social media, but I'm a weird guy. I mean, it's not. I'd rather talk to someone face to face than be on the phone. I'd be on the phone with them. So that's it. Do you love pets? So please tell about your journey, how you started in this industry, and what made you come to India. Well, first of all, if you're watching films in the 90s, you did not see me because I didn't get here till the 2000s. Yeah. You were probably mixing me up with
Bar Cristo. Yeah. Because a lot of people come up and say, "Are you Bar Cristo?" And I'd be like, "No, I was sort of, when Mr. India came out, I was in elementary school. Okay. And in America, I couldn't even tell you where India was on the map at that time. Right. So I'm sorry that I hurt your feelings, but I'm not Bob Cristo. But I could be Bob Cristo, but I'm not. So my journey. Okay, well, I came here on an airplane, like most people do. Sort of flew over to England, made a right turn, and here I am in India. So, what was the background story? How you came to India? As in, did your father, your mother came to this country? Did this happen through them, or it was your decision to come here and make a mark? It was my decision to come here. It was India's decision for me to make the mark. We cooperate on that. No, I always dreamed about living in a different country than the one I started off in. And my grandmother was a great traveler. She traveled everywhere, all over the world. She'd come back reading souvenirs and things like that. And so I think she was sort of my role model for travel. And my degree is actually in university, is actually in education. So I had an opportunity to do my teaching practice in England. So I wanted to do that. So I went to my grandmother. I said, "Look, Grandma, I know you're rich, and you're going to give me a really, really big graduation present. But I was wondering, can you give me the money to go to England and do my last semester there?" And she said, "Well, I'll do anything for you because I love you, you're my grandson. But I really don't want to do it because I know that once you leave the country, you'll keep going, you never come back." And I said, "Ha, you're wrong." But she was right, because here I am. With you. And these two guys back there. Very nice. How are you? India is very lucky to have you, and the amount of work that you have done, and it is very inspirational for so many people who want to come to India and work, but they don't have that courage that you have. And so you are an inspiration to so many people who want to make a mark in India. So they don't all come here because they must start stealing my work. So no more people come to India. That's good. Turn around, go back. That's right. आज हमारा जो यूथ है वो खास करके मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है, साइंस पे फोकस कर रहा है, मैथ्स पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को अपने देश का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। उसके आगे कारण है, आज मतलब बच्चों को आप जो देखिए व्हाट इज रिपब्लिक क्या होता है, तो वो देखना हमें स्वातंत्र मिला है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू दैट। अभी ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि आपके जो दोस्त यार के बहुत आ जाते हैं, आपका काम है, लेकिन बाकी लोगों के अर्जेंट काम, दूसरों की प्रायोरिटीज है, वो आपका काम छोड़ के आपको वो करना पड़ेगा। आपको लगेगा बहुत काम करें, आप भी काम करें, लेकिन आप कब ऑफ ट्रैक चल रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। वेस्ट फॉर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट रील्स देखना, टेलीविजन देखना, राजकारण के ऊपर बातें मतलब टू डिस्कस, भी किसी से बात नहीं करते विषय की ऑन रिलेटेड बात। आई मुश्किल होता है कि जब हम ऐसा खतरनाक मंजर देखते हैं, काफी दिनों तक उस मंजर को अपन भूल नहीं पाते हैं, और उस चीज से उभर के अपने जीवन को वापस से नॉर्मल करना, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है। देखो कैसा है कि हमारा जब 97 में वो दिन 12th स्टैंडर्ड, तभी वास्तव हो गया है। देखो सीएट साहब जयपुर से आए, मतलब आज आपको ये बिन स्टेड इन मुंबई, लेकिन मुंबई तभी बहुत अलग था और आज मुंबई बहुत अलग है। मतलब क्राइम हर गली में हर मोहल्ले में हर बच्चे को ये लगता था कि मैं इस एरिया का भाई कैसे बनूं, और वो होड़ लगी रहती थी। तभी आई स्टिल रिमेम्बर 1997 में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ जी मुंडे साहब थे, लेट, एंड उन्होंने तब उस साल मैक्सिमम एनकाउंटर तभी उन्होंने किए थे। तो बस ये माहौल था मुंबई का, और वो सब हमने देखा है। वी हैव सीन डेड बॉडीज, ऐसा है, पहचान वाला था, और वो एनकाउंटर में ये कॉमन माहौल था। और ऐसे में खुद को ठीक रखना, ऐसा आउट ऑफ द ट्रैक न जाना, ये बहुत मायने रखता है। वो माहौल से मुंबई अभी इट्स कॉम्पिटिंग वर्ल्ड है ना, ऐसा है। तो ये बताया जाता है कि मराठी मानुस एक पर्सनालिटी होती है, उनका एक अलग फीचर होता है। तो कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि ऐसी क्या खास बात होती है मराठी मानुस में
जो बहुत यूनिक है और जो आज की यूथ के लिए अगर वो उसको अपने जीवन में उतारे तो वो बहुत काम आ सकती है। देखो, महाराष्ट्र जो है एक बहुत ही स्वाभिमानी स्टेट है। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा है। मतलब आप यहाँ पर केव्स भी देखेंगे, राष्ट्रकूटास है, और इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री पर चांद अगर लगाया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज महाराज जो है घर घर में आपको मिलेंगे, हर आदमी के खून में, हर आदमी के डीएनए में, मराठी माणूस के डीएनए में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मिलेंगे। मराठी माणूस एक स्वाभिमानी इंसान होता है। तो जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक दिल दरिया है, ऐसा। लेकिन आप अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो वो रिएक्ट जरूर करेगा, ऐसा है। तो एनीवे एवरीबॉडी रिएक्ट्स दैट। आप यहाँ पर बहुत कॉमन मुद्दा चलता है कि परप्रांतीय और मराठी माणूस। तो ऐसा है कि ही इज अ वेरी वेलकमिंग पर्सन, ऐसा है। और उनको अगर आप उनसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वो कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसा है। बाकी उनके स्वाभिमान को ठेस लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा तकलीफ कर देते हैं। तो एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज डिग्निटी। एब्सोल्युटली। आप जयपुर से और वहाँ जाकर अगर मैं वहाँ के लोगों को साथ काम करना चाहिए तो उनके हिसाब से मुझे काम करना चाहिए। जुगनू सुरेश गांधी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं OTT सेक्टर में, पिक्चरों में। उनकी एक पिक्चर आई थी रणवीर सिंह जी के साथ, जयेश भाई जोरदार। समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम के बावजूद आप अपनी प्रिंसिपल पे खड़े हुए हैं, आप अपने सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, और जो देश की जनता है उनको आप चाहते हैं कि वो चीज़ फेस नहीं करे जो आपने फेस करी। और मैं आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा बहुत फील होता है कि जो समस्या आपने बताई है मुझे, वो समस्या अधिकतम लोगों के साथ है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। तो शुरुआत में आपकी इस पॉडकास्ट की इस जर्नी से करना चाहूँगा कि लाइक आपने शुरुआत कहाँ से करी, आपने इस इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, बचपन आपका कैसा रहा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और क्योंकि ये क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिव वर्ल्ड है, इस इंडस्ट्री में आने का मकसद कैसे बना और किस साल में कब आपने शुरुआत करी? मेरी ये काम की शुरुआत तो हुई थी शादी से पहले 1993 में। मैं मिस गुजरात बनी थी। उसके बाद गुजराती सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि लड़कियों की कैरियर से ज़्यादा उनकी शादी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो उस टाइम अच्छा घर, अच्छा लड़का, घर खानदान मिलता है, पहले इसकी शादी करा दी। तो बस अभी तो मेरी कैरियर की शुरुआत हो रही थी और मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई तब मैं आपको बोलूँ, मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं थी कि मैं मिस गुजरात से शादी कर रहा हूँ। और उस टाइम ऐसा था कि ये जो है एंटरटेनमेंट लाइन्स, वो तो छुपाया जाता था कि हमारी लड़की इसमें काम करती है। वो बताते नहीं थे उस टाइम, वो जमाना ही अलग था। हाँ, जमाना अलग था, तो बताया नहीं जाता था कि छुपाओ इसको। काम चलो बच्चों की जीत की वजह से या शौक की वजह से पेरेंट्स एक बार काम करने देते, लेकिन वो जब ये शादी की बात आती है तो छुपाया जाता है। समाज का दबाव बहुत। हाँ, तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे फैमिली से किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हमारी बेटी भाई गुजराती सीरियल्स में काम करती है, मिस गुजरात रह चुकी है, कुछ भी उल्लेख नहीं किया। ये सब कुछ अच्छा चला, पसंद आ गए, शादी हो गई, तो सीधा मैं गुजरात से मुंबई। अब यहाँ आने के बाद तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था कि मैं काम आगे चालू रखूं, कोई कांटेक्ट नहीं था। तो बस हाउसवाइफ, फिर वही घर, हस्बैंड, बच्चे, उसमें बहुत साल निकल गए। और फिर धीरे धीरे जैसे बोलते ना कि टाइम चेंज होता गया, तो मुंबई की लाइफ है, तो थोड़ा किटी पार्टी वगैरह ये सब मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें काफ़ी मेरे जो फीमेल्स मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि तू ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले। अच्छा। तो मैंने बोला, जैन सोशल ग्रुप का ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, तो मैंने बोला मैं जैन नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तेरा नाम लिखवा देती हूँ, मैं कर लूँगी सब
बोले ठीक है। अच्छा तो उसने मेरा नाम लिखवाया तो मैं उसमें विनर बन गई। अच्छा। अब वहाँ जो जजेस आए थे उन्होंने बोला हमारे ब्यूटी पेजेंट में भी आप हिस्सा लो। ओके। तो जब मैं ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट टाइम विनर बनी तो वो था 2019। अच्छा। हाँ, तो वो जजेस ने बोला हमारे वहाँ भी आप पार्टिसिपेट करो। तो 2019 में फरवरी से लेके मई तक मैं 7 ब्यूटी पेजेंट विनर, मैंने 7 ब्यूटी पेजेंट एक के बाद मैंने जीता। अच्छा। फिर उसके बाद तुरंत मुझे फेसबुक पे फोटो वगैरह देखते तो कुछ कास्टिंग वाले ने सामने से ही कांटेक्ट किया। हाँ, तो देखो ये एक्टिंग का कीड़ा तो शादी के पहले का था। और कोई ये ब्यूटी पेजेंट में आने के बाद लोगों की तारीफ मिलती है। मेरे मिड डे में मेरे आर्टिकल भी छपे हैं। तो उस टाइम फिर मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कांटेक्ट किया। सीरियल थी, मेरी फर्स्ट सीरियल थी भाखरवड़ी। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझे भाखरवड़ी के लिए सिलेक्ट किया। मैंने भाखरवड़ी के 2 एपिसोड में काम किया था और तुरंत फिर मुझे मूवी मिली जयेश भाई जोरदार। तो वो मूवी में मैंने काम किया और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आ गया तो सब कुछ सबका बंद हो गया था काम, तो मेरा काम भी बंद हो गया। पर वो कोविड के दरमियान ऐसा होता है कि हर कोई फोन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। तो मुझे वाराणसी से कांटेक्ट किया कि मैम हमारी एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं, तो आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स ये सब मंगवाए, तो वो मैंने भेजा सब। और फिर जब पहला लॉकडाउन खुला तो मैं वाराणसी जाके वो शूट करके आई थी। सीरीज का वेब सीरीज थी, सीरीज का नाम था कामदेवी। अच्छा। वो शूट करके आई, जबकि वो वेब सीरीज आज तक रिलीज भी नहीं हुई। अच्छा। वो अगर हो जाती तो मेरा करियर काफी आगे बढ़ जाता, क्योंकि लीड में मैं ही थी। अच्छा। हाँ। आपको पेमेंट मिला? पेमेंट मुझे 20% नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि एक रूल्स होता है कि जब एग्रीमेंट आप साइन करते हो 20% एडवांस मिलता है, शूट खत्म होता है तब 60% मिलता है, और प्रोजेक्ट रिलीज होता है तब 20% मिलता है। अब प्रोजेक्ट रिलीज ही नहीं हुआ तो मुझे 20% मिला नहीं, जबकि मैंने बहुत फाइट की। मैंने एक चीज ये भी बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है। करेक्ट है। आपका प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने तो अपना काम किया। मैंने मेरा काम किया, डबिंग हो या कुछ भी हो, मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करके आई हूँ। पर नहीं सुनी मेरी बात। अब बात ये थी कि मैं मुंबई, वो लोग वाराणसी, में कहाँ से फाइट करूंगी? जितना होता है मैं फोन पे ही करूंगी बातचीत, उसके ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। मुमकिन नहीं था। तो वो गए मेरे पैसे। तो आप ओवरऑल आपने इतने टाइम काम किया, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो पेमेंट के मामले में होती है वो पिक्चरों में होती है या OTT में होती है, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है? या ऐसा होता है कि जो सीनियर एक्टर होते हैं जिनको परमानेंट काम मिलता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और जो 1 डे या 2 डेज के हिसाब से या जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं उनको इस तरह की समस्या पेमेंट के मामले में मिलती है? सीनियर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, जूनियर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट को ही प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर पैसे पेमेंट सीरियल में फंसता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर पेमेंट सीरियल में फंसता है। तो वो जो 1 डे 2 डे आर्टिस्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है सेट पे हो या पेमेंट में हो, कहीं भी जगह उनको ही होती है। अच्छा अच्छा। सेट पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एक कमरे में 3-3 4-4 फीमेल्स को बिठाते हैं। अब आर्टिस्ट पर्दे पे दिखने वाला है और आपको फैसिलिटी नहीं दिखो तो वो फेस पे दिखेगा, आपके फेस पे पूरा दिखेगा। आर्टिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप वो तो सोचो कि किस हालत में रख रहे हो उसको। और फिर जब आप वहाँ सेट पे बुलाते हो, चलो 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 आप लाइंस करो, ये करो वो करो, अरे पर पूरा दिन थक चुका है आर्टिस्ट। सही बात है। एक कमरे में आपने 5 लोगों को बिठा के रखा है, क्या ही करेगा? सही बात है। मतलब खाना अच्छा मिलता है, ना खाना अच्छा मिलता है। दूसरा कि वो आर्टिस्ट को एक बोतल, बड़ा बोतल रख देते हैं, 2 या 3 बोतल बड़ी रख देते, उसमें ही सब पियो। जबकि वो सीनियर आर्टिस्ट को बिस्लरी की बोतल मिलती है, 1 डे 2 डे आर्टिस्ट को इस तरह की पानी की बोतल दे देते हैं। एक कमरे में 4-5 लोगों को बिठाते हैं, खाना अच्छा नहीं देते हैं। इंसानियत के नाते भी चीजें नहीं होती, कुछ नहीं होती।
कुछ नहीं होता है। और फिर इतना तुम करोगे और फिर तुम बोलो तुमको 2 लाइन दिया है, समझ लो। और दूसरी एक चीज, हमारा सीन चाहे रात को लगने वाला हो, बुलाते हैं हमको सुबह से तैयार करके बिठा देते। अब तुम इंतजार करते 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 शाम को 6 बजे बोलते आपका सीन लगेगा। आर्टिस्ट पूरा दिन थक चुका है। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। इनका जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 1979 में और आज ये 2025 तक सालाना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। चश्मे बद्दूर, श्रीमान श्रीमती जैसे सीरियल और मूवीज से आप इनको जानते हैं। फिर भी यह श्रीमान श्रीमती बड़ा आइकॉनिक सीरियल है और हमने इतना एंजॉय किया, इतना हम लोग हंसते हंसते खुद मतलब पागल हो जाते थे। अजीब से सीन थे। आप देखो वो तो रीटेक खुद भी तो एंजॉय करेगा उसको। आप कह रहे हैं जैसे आप दिल्ली को बिलोंग करते थे, तो मुंबई आपका आना कब हुआ और मुंबई आके आपकी शुरुआत कॉमेडी में, मूवीज में किस तरह शुरू हुई? पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? अब मजे की बात यह है कि उस फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थे वो थे जीपी सिप्पी। अच्छा। द ग्रेट जीपी सिप्पी, प्रोड्यूसर ऑफ शोले। वो सामने बैठे हुए चीफ गेस्ट, तो हम लोग लगा हुए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं रोल में। राकेश, आई एम मेकिंग अ फिल्म विद 2 heroes, you are one of them, come and meet me। मैं तो तोते उड़ गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या मैजिक है कि इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ। फिल्म का नाम तो एहसास। फिल्म लगी भी। इतना दुनिया के बारे में भी सोचते थे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते थे। इट वाज नॉट अबाउट यू, इट वाज नॉट अबाउट सेल्फिश एटीट्यूड। कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सब साथी भी ऐसे थे। शशि रंजन मेरे क्लासमेट थे, डेविड धवन मेरे बैचमेट थे, रमन कुमार डायरेक्टर जिन्होंने साथ साथ बनाई। तो ये हम सब एक कमरे में रहते थे। हम सभी इसी सोच के थे, लाइक माइंडेड थे कि हम नहीं लेंगे अपने माँ बाप से पैसे। आपकी जर्नी कॉमेडी में, मूवीज में किस तरह शुरू हुई? आप इस क्षेत्र में कैसे आए? कैसे आया तो एक, हालांकि पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन चलिए आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो आपको भी आपके जरिए और लोगों को मतलब बताता हूँ मैं। थैंक यू। मैं born in Delhi, brought up in Delhi, studied in Delhi और पूरा कॉलेज मेरा स्कूलिंग दिल्ली में हुई। और जैसा कि होता है कि एक ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन बचपन से एक ये था कि मैंने कोई भी मतलब हमारी गली मोहल्ले में, स्कूल में, आसपास एरिया में कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो मुझे अगर खबर मिलती थी सबसे पहले पहुंच जाता था अपना नाम वहाँ लिखवाने के लिए और उसमें पार्ट लेता था। और वैसे भी आई वॉज द यू कैन से ब्लू आइड बॉय ऑफ द एंटायर फैमिली क्लैन। सिर्फ अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, मतलब मौसी चाचा वगैरह, कोई शादी वादी हो रही है तो चलो भाई इसको बुलाओ तो ये कुछ करेगा। तो वो एक ऐसा चलता रहा। लेकिन विद द रिजल्ट ये हुआ कि पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम रहा हमेशा। हालांकि माय फादर वाज वेरी हाईली एजुकेटेड टेक्नोक्रेट। Right. He was the engineering manager of Indian Airlines, specialist in Boeing aircraft. तो लेकिन वो सब तो अपनी जगह है, मेरा ध्यान उसमें नहीं रहा कभी पढ़ाई में, तो इसी तरफ रहा। और उसमें मतलब कि कॉलेज कह लो या स्कूल कह लो, गली मोहल्ला कह लो, जहाँ पर भी मतलब एक ऐसा कुछ था तो वहाँ राकेश बेरी वहाँ प्रेजेंट था, मतलब परफॉर्म कर रहा था। तो आप जैसे मुंबई आए, आप कह रहे हैं जैसे आप दिल्ली को बिलोंग करते थे, तो मुंबई आपका आना कब हुआ और मुंबई आके आपकी शुरुआत, पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? मुंबई आना ऐसे डायरेक्ट नहीं मैंने किया। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस लाइन में नहीं है, कोई कनेक्शन में नहीं है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि एंड आई एम प्राउड टू से दैट माय नाना जी, मेरे मदर के पिताजी, वो एक थिएटर एक्टर थे और शिमला में परफॉर्म करते थे अमरीश पुरी के साथ। अमरीश पुरी जी के बड़े भाई मदन पुरी, उनके बड़े भाई चमन पुरी, प्राण साहब के साथ भी उन्होंने कुछ एक प्लेस किए शिमला गेटी थिएटर में। मैं 1920s 30s की बात कर रहा हूँ, तो वो एक अपनी जगह अलग बात है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई मुझे पहचान में मेरा कोई नहीं था। तो आई थॉट, और थिएटर में करता था। तो मतलब थिएटर में हमेशा ही करता रहा, स्कूल में भी शुरू कर दिया था, स्कूल भी कॉलेज भी।
तो मुझे लगा कि लेकिन फिर भी कुछ और सीखना है तो FTII फिल्म इंस्टीट्यूट जो पूना में है वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है तो मेरे रास्ते बनेंगे वहाँ जाने से। अच्छा। तो क्योंकि एक जरिया मुझे मिलेगा, जाहिर है, और प्लस कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ जी। तो वो एक था मेरा एक पाथ टुवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री मैं कह सकता हूँ। तो उससे मुझे मतलब हर तरह से फ़ायदा हुआ, हर तरह से मतलब सीखने को बहुत मिला। और फिर मैं जब पास आउट हो चुका था मतलब उसके बाद हमारा कन्वोकेशन था। हाँ जी। जिसमें वो हमको डिप्लोमा दिया जाता है, अब तो वो डिग्री के बराबर हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएशन की इवैल्यूएशन उसकी सरकार की तरफ से हो गई है। राइट। तो वो उस फंक्शन में थिएटर भी था। हाँ जी। एक छोटा सा फंक्शन था 2 घंटे का, और वो सेरेमनी भी थी जैसे होता है, और एक प्ले भी था, और उसको मैं कंपेयर भी कर रहा था और प्ले में पार्ट भी ले रहा था। ओके। जब कंपेयर कर रहा था तो नॉर्मल था जैसे अभी हूँ, लेकिन प्ले में गुंडा था मैं। अच्छा। गुंडे का रोल था। तो जिसके सर पे विग लगी हुई है और वो यहाँ पर एक बड़ा बोतल का कट है, उसके मतलब मार का कट है, लुंगी वुंगी पहनी हुई। कंपेयर में नॉर्मल कपड़ों में था। तो गुंडे की भाषा बिल्कुल अलग थी और मेरी एज एन MC मेरी भाषा बिल्कुल अलग थी। हाँ जी। अब मजे की बात यह है कि उस फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थे वो थे GP सिप्पी। अच्छा, GP सिप्पी साहब। अच्छा। द ग्रेट GP सिप्पी, प्रोड्यूसर ऑफ शोले। ओके। और शोले 76 की बात कर रहा हूँ। हाँ। शोले 75 से लेकर 80 तक चली हमारे देश में, 5-6 साल चली, उसके बाद तो चलती रहती है। चलती है। लेकिन मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, मतलब इट वाज हॉटेस्ट प्रॉपर्टी यू नो ऑल ओवर द कंट्री। और उसके प्रोड्यूसर हमारे सामने, इससे बड़ा इत्तेफाक, अच्छा इत्तेफाक तो वो सामने बैठे हुए चीफ गेस्ट, तो हम लोग लगे हुए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं रोल में। तो खैर फंक्शन खत्म हुआ, डिप्लोमा हमको मिला। उसके बाद सिप्पी साहब बाहर खड़े थे थिएटर के बाहर, FTI में थिएटर जो है बड़ा थिएटर है, कॉल्ड मेन थिएटर, उसके बाहर खड़े थे। तो मैं बाहर गया उनको, मैंने कहा सर नमस्कार। तो राकेश ऐसे बोलते थे, उनका हाथ ऐसे, राकेश आई एम मेकिंग अ फिल्म विद 2 heroes, you are one of them, come and meet me and Bombay, come and meet me, come। ऐसे बात है। मैं तो तोते उड़ गए, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या मैजिक है यू नो, कि इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स। और फिल्म का नाम तो एहसास। फिल्म लगी भी, और फिल्म में काफ़ी समस्याएं हो गई। उसका हीरो जो था थोड़ा सा उसको मेंटल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ी डिले हो गई, वो बात अलग है। लेकिन आई गॉट अ फिल्म स्टैंडिंग इन FTII by GP सिप्पी। So it was like a moment which I cannot describe in words। वो रात कैसे मेरी बीती होगी सोचिए आप, you know। पिक्चर का नाम भी एहसास। हाँ, एहसास। ये ऐसा ही है कि IIT में आप खड़े हैं और आपको आके आपका बहुत बड़ी कंपनी का कोई ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है, ड्रीम पूरा हो रहा है, आपको बोले जी इन्फोसिस के में आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रखा जा रहा है। जरूर। तो कैसे आपको फील होगा, यू नो। You should be a gentleman. You should open the door for me. You should pull a chair for me. But you don't have to be protective all the time. You don't have to tell me what should I wear. You should not tell me how am I looking. You should not tell me I should not eat as much as you. कभी-कभी हम किसी चीज से भागने के चक्कर में किसी और दलदल में फंस जाते हैं। Yeah. Like we are taking help of drugs or we are taking help of cigarette, drinking. हमें लगता है कि ये हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो हमारी बुद्धि को इतना नष्ट कर देता है कि हम अपने विजडम को खो देते हैं, अपनी सेंसिबिलिटीज़ को खो देते हैं। और जो चीज़ हमारी इंटेलिजेंस कर सकती है, वो गर्ल्स ऑलवेज हैव दिस इन देयर बैक ऑफ द माइंड दैट दे नीड समवन टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज
according to me, they are by themselves Yeah. in a very good position to Yeah. protect themselves and they don't need any support. Yeah. लेकिन बचपन से हमें I really wanted to start the podcast through your journey and how you actually entered into this world and also about something about your family, your background, your where do you belong to. हमारी ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है जानने को. Sure. Yeah. So मैं आई एम born and brought up in लुधियाना पंजाब. मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड तक लुधियाना में ही स्टडीज़ करी है एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे व्हेन आई वाज 17-18. मैंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस में किया बट आई केम टू बॉम्बे क्योंकि मुझे बस बॉम्बे आना था. आई हैड नो प्लान्स, आई हैड नथिंग इन माइंड बट मुझे बस ये था कि मैं कुछ कर लूँगी. तो आई केम हियर फॉर इवेंट मैनेजमेंट. घर पे मैंने सबको ऐसे बोल दिया कि बस मैं जा रही हूँ, पढ़ाई करने जा रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट करूँगी, कंपनी वगैरह खोलूँगी एंड ऑल दैट. सिर्फ 4 दिन किया मैंने इवेंट मैनेजमेंट क्योंकि फिर मुझे सेकेंड डे ही जॉब मिल गई एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट. तो मेरे को सेट पे जाने को मिल गया एंड मेरे लिए ये ऑलरेडी एज अ किड बहुत बड़ी बात थी कि ओ देयर इज दिस इंडस्ट्री, टीवी, ये वो, सो मेनी थिंग्स. तो जब मैंने एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट शुरू किया मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आई शुड बी ऑन द कैमरा instead of being behind the camera. Front end. Yeah. So and also मुझे honestly बॉम्बे में रह के बहुत लोगों ने motivate किया that you should be on the camera, you are good looking, you have a personality and everything, which is also a plus point. But मुझे खुद भी लालच था कैमरा पे आने का. तो that's when I thought कि हाँ मुझे acting में आना है. More about my family. My family is still in Punjab. My mom, dad, my brother. He's 10 years older to me. He's a music producer, DJ. अच्छा. And yeah, it's been 8 years. I've been in Bombay pursuing acting, costume styling. I'm also a business development manager in a textile company. सब कुछ चल रहा है साथ साथ में. So yeah, touch wood. हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाबी छूं, बहुत बड़े मेन रोल करूं. हर ही इंसान चाहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में आते हैं तो मेन लीड करूं. तो आपके लिए कितना मुश्किल था कि सपोर्टिंग एक्टर जो रोल आपको दिया जाए पूरी नियत से, पूरे सरलता से करने की, क्योंकि आपकी भी आकांक्षाएं होंगी कि आप एक सफल मेन एक्टर बने जैसे हर युवा की होती है. तो क्या आपने उस चीज़ को, अपनी उन इच्छाओं को किस तरह से काबू में रखा और आप इस चीज़ में कैसे आपने पूरे लगन से काम करते रहे? विशाल साहब, एक कहावत आपने सुनी होगी कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता. मैं इस बात को बिल्कुल मैंने पकड़ लिया. और ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि भैया ये है कि यार मैं साला बहुत अच्छा एक्टर हूँ, या कमाल का एक्टर हूँ, और मेरे पास इतनी सी फिल्म, या मैं ये रोल कर रहा हूँ, या मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास एक ही फ्लैट है, या मेरे पास एक ही गाड़ी है ना, और साला वो है तो यार वो तो यार ठीक है यार, मेरे से तो उतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन वो तो उस दिन आप पागल हो जाएंगे. आपका दिमाग फट जाएगा. हाँ जी. और आप जो है ना, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे. राइट. तो ये इस चीज से मैं बचता रहा हमेशा. राइट. कई लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना, कई लोगों ने ये बात कही, कई लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने कहा मैंने कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं क्या सोचता हूँ, मैं ठीक है अपने ऊपर देखना चाहिए, नो डाउट, ऊपर आगे देखना चाहिए, लेकिन मैं ये देखता था यार, मैंने कहा यार ये भी, वो भी तो एक्टर्स है, वो भी तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो भी तो बहुत अच्छा, उनसे अच्छा तो मैं हूँ. तो मैं वो देखता था. समझ रहे कि मैं क्या देखता था कि मैं कहाँ से आया हूँ. मैं एक गांव से आया हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था. आज विशाल जी मैं आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मेरे फादर ने, मदर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे गांव वालों ने भी नहीं सोचा था कि भैया वहाँ जाएगा और ये हो जाएगा. कई तरह की लोग बातें करते थे कि अरे मेरे फादर को बोलते थे, मेरे भाई को अरे बुला लो यार, हाँ वो परेशान है, ये वो. लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं सबसे पहली बात तो है कि जो मेरे पास है, जो मुझे मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ, फ्रैंकली, इज्जत के साथ.